जी, what was the last thing that we did? कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ जी, लास्ट लेक्चर की लास्ट चीज, अच्छा आफ्टर लॉन्ग टाइम, वालेकुम अस्सलाम बच्चे, अच्छा वी डिड कॉम्प्रिहेंशन, लाइकवाइज, अच्छा आपके बैच के साथ नहीं थे और क्लासेस, आई थॉट अभी पिछले कुछ दिनों जो हमने स्टार्ट किया है, मुझे किसी को भी याद नहीं रहता, देयर आर सो मेनी बैचेस यू नो इंटरकनेक्टेड। उस दिन एक बैच था जो बड़ा तंग करते थे, बहुत ही ज्यादा ना, बात आगे करने ही नहीं देते थे, तो मैं आने से पहले मैंने कहा प्लीज इनके चैट जो है ना ऑलरेडी ऑफ कर लें। They gladly did that. What happened was that I started teaching direct and indirect, वो भी मिड से, हमारा वो बैच आधे तक पहुंचा हुआ था। When I was done with you know good 10-15 minutes, मुझे मैसेज फोन वोटिंग अजीब सी बहुत ही ज्यादा होना शुरू हो गई, तो आई अंडरस्टूड कुछ मैं गलत कर रही हूँ। मैंने फोन उठाया तो बोले आए हुए थे मैडम आप गलत पढ़ा रही हैं, हमने अभी आपके साथ सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा, प्रेस ही खत्म हुआ है, आपको पता नहीं क्या सिखा पढ़ा रही है। That was like 7th or 8th lecture of mine और उनके साथ एक ही हुआ था and I started direct indirect। तो जी ये बात है। फिर आज हम करते हैं जी, तो we have done Pressy and we have done comprehension. Anything else? We are done with the analogies or not? Let's start the grouping of words, which is analogies today. ठीक है। ओके जी, एनालॉजी स्टार्ट करें। अब आप लोगों की चैट बंद नहीं करा रही हूँ, बट यू विल ओनली आंसर व्हेन आई क्वेश्चन, ठीक है, बीच में टेम्पो ब्रेक नहीं करना है। Probably the question that you are about to ask is going to be answered sooner or later in the lecture, ठीक है जी, so you'll have to wait for the lecture to end to see if your question has by then been answered or not, ठीक है जी। 100% आपके मार्क्स आते हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स के अंदर, दुआ करें कि आए, इट्स इजी। उसके बाद ये होता है कि यूजली ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर आपका रिलेशनशिप आपने डेवलप करना होता है। ये दिया किस तरह जाता है, लेट मी शेयर द स्क्रीन, और उसके बाद जो है ना वाई इस पे व्हाइट बोर्ड आता है, और चलें आई गो विद द व्हाइट बोर्ड, वरना at times there's this sharing of the whole screen, you know, that becomes easy. I don't know if this moves. अच्छा जी, अब आपका रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, और वो इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है कि सेनेटर एंड सेनेट, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसके नीचे लिखा होगा स्टूडेंट, टीचर, फादर, सन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, और उसके बाद होगा मदर, डॉटर। जी, which is the correct option? डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, क्योंकि सेनेटर एक नौकरी है, और वो नौकरी कहाँ होती है, सेनेट के अंदर। इन सारी ऑप्शंस में स्टूडेंट एक नौकरी नहीं है, और वो टीचर के अंदर तो बिल्कुल नहीं करता। फादर की एक नौकरी नहीं है, और सन के ऊपर वो नहीं करता। डॉक्टर होना एक नौकरी है, और हॉस्पिटल के अंदर वो करता है, यस। मदर और डॉटर का अगेन द रिलेशनशिप इज नॉट लाइक द क्वेश्चन। दिस ये जो शक्ल है ना, आपको इसकी आएगी एग्जैक्टली जो आपका क्वेश्चन होगा वो इस तरह का दिखेगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी कि रिलेशनशिप्स किस किस तरह के आएंगे। मैं आपको एक सीरीज लिखवाऊंगी रिलेशनशिप्स की, वो ही उन्हीं में से कोई ना कोई रिलेशन एनालॉजीज का आपका पेपर में आएगा। अच्छा, सेनेटर्स इन द सेनेट, उसके बाद क्या है, सेनेटर्स का रिलेशनशिप लेजिस्लेशन के साथ क्या है, दे डू
द लेजिस्लेशन, ठीक है, काम उनका लेजिस्लेशन करना है। इसी तरह डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल एक रिलेशन हो गया, वैसे रैंडम हम लिख रहे हैं, ये कोई कनेक्टिविटी भी नहीं। डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स, एंड डू क्या करते हैं, डॉक्टर्स डू द ट्रीटमेंट्स, राइट। अच्छा, अब हम जो है ना इसका तरीका सिर्फ मेन समझने का, पहले जब मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। वंस वी बी डन विद आवर एग्जांपल्स वी मूव ऑन टू द लिस्ट कि कौन कौन सा रिलेशनशिप सी एस इसमें। पहली एग्जांपल आती है फ्रेस्को एंड वॉल। इसका क्या रिलेशनशिप है जी, एनीबॉडी? व्हाट इज अ फ्रेस्को? मिठाई की दुकान के अलावा व्हाट इज द अदर फ्रेस्को? आर्टिस्ट्री, यस, वॉल के ऊपर पेंट किया जाता है, इट्स कॉल्ड फ्रेस्को। तो वॉल क्या है, वॉल के ऊपर फ्रेस्को होता है, फ्रेस्को इज ऑन अ वॉल, ठीक है जी। एक और रिलेशनशिप कर लेते हैं इसी तरह सीलिंग्स के ऊपर भी जो होता है, लेकिन वॉल्स पे बेसिकली। फिर एक और रिलेशन है जी स्टैमर एंड टॉक। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? वे ऑफ टॉकिंग, हाँ, प्रॉब्लम ऑफ टॉकिंग या अ वे ऑफ टॉकिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉकिंग, वन ऑफ द बेसिकली द वेज। अब टॉक आप नॉर्मली करते हैं, टॉक आप स्टैमर करके करें, एलोक्वेंटली करें, फ्लुएंटली करें, या आप शाउट करके करें, या आप विस्पर करके करें, तो टॉकिंग इज द मेन थिंग एंड हाउ वन इज टॉकिंग, वो तरीका इज स्टैमर। ठीक हो गया, गुड, यू गॉट इट। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन एंड आंसर्स बिगिन। द फर्स्ट एग्जांपल वुड बी टाइल एंड मोज़ैक। इसका रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज मोज़ैक? मोज़ैक होता है एक डिजाइन जो कि छोटी छोटी चीजों से मिलके एक पैटर्न बनता है। आपने वो वीडियोस देखी होंगी फेसबुक के ऊपर, ऐसे आर्टिस्ट जो कॉफी के कप्स रख रहा है, एंड में एरियल व्यू दिखाते हैं, देयर इज अ बिग पिक्चर। तो छोटी छोटी टाइल्स को जोड़ के जब ऊपर से एरियल व्यू आप देखोगे तो एक डिजाइन बना, दैट्स अ मोज़ैक, ठीक है जी। तो ये रिलेशनशिप हो गया टाइल और मोज़ैक का। अब आपको जो मैं नीचे 4 ऑप्शंस दूंगी, आपने मेक श्योर करना है टाइल इज अ स्मॉलर पार्ट और मोज़ैक इज द बिगर पिक्चर। यही बात है ना, मोज़ैक के अंदर एक टाइल है और बहुत सारी टाइल्स मिलके मोज़ैक बना है, यही बात है। ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज। अब जो आपको मैं ऑप्शंस दूंगी, मेक श्योर कि उसमें भी अगर ये ए है और ये बी है तो मेक श्योर कि आपका, सॉरी दिस इज द लिस्ट अगेन बी दैट यू मस्ट हैव सीन। अच्छा जी, तो आपका ए और बी जो है वो नीचे सीक्वेंस जो होगा उसका भी ए और बी इसी जैसा होना चाहिए। अगर वो रिवर्स है, मतलब बी ऑप्शन ज्यादा चीज ए इधर आई हुई है और कम चीज बी में दी हुई है, वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया, आई होप ये बात आपको समझ आई। लेट्स डू द एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज hoop and embroidery। फिर मैं मीनिंग्स भी समझाती हूँ। नंबर 2, wick and candle। 3, easel and painting। 4, knot and macrame। जी, हुप होता है जो कि पुराने जमाने की इंग्लिश मूवीज के अंदर आप देखते होंगे कि वो लड़कियां बैठी हुई हैं, वो रिंग सा होता था, एक फ्रेम होता था, उसके अंदर कपड़ा लगा के ऊपर सी रही होती थी, डिजाइन्स बना रही होती थी, दैट इज अ हुप। और एम्ब्रॉयडरी आपको पता है एम्ब्रॉयडरी। विक है जी धागा जो कैंडल के अंदर होता है, एंड कैंडल इटसेल्फ। ईजल होता है लकड़ी का फ्रेम जिसके ऊपर आप अपना कैनवस रखते हैं।
पेंटिंग, जो आप कंप्लीट पेंटिंग बना लेते हैं। नॉट होती है गिरा, और मैक्रोमे होता है बहुत सारी गिरें लगा के आप एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे आप फ्रेंडशिप बैंड भी बचपन में बनाते थे, वो वाली चीज। डी इज द राइट ऑप्शन एग्जैक्टली, क्योंकि टाइल इज वन एंड मेनी टाइल्स मेक अ मोज़ैक, नॉट इज वन एंड मेनी नॉट्स मेक अ मैक्रोमे। ये इस तरह आपने रिलेशनशिप निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जी इनको रिजॉल्व करने के बेसिकली, लेकिन इजियर और इजीएस्ट जो कि मेरा प्रोसेस है, जो मुझे लगता है कि जिससे आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं, वो ये है कि यू रीड द टू वर्ड्स, देन chalk out their relation आपने निकाल लिया। मेक अ सेंटेंस, सिंपल वन, जिसके अंदर रिलेशनशिप पता चल रहा हो। ऐसा जुमला बनाना है सिंपल सा, जो आपने रिलेशनशिप आपके जहन में आया ना कि इसका ये है, उसी रिलेशनशिप को सेंटेंस बना। देन अप्लाई द सेंटेंस ऑन ऑल द ऑप्शंस। उसके बाद आपका जो आंसर होगा आपके सामने, इसको प्रैक्टिस करते हैं। डिलूज एंड ड्रॉपलेट। डिलूज होता है जी ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर, ढेर सारा फ्लड होना, इकट्ठा आना, पानी, इट्स कॉल्ड डिलूज। और ड्रॉपलेट क्या है? एक कतरा पानी। मेक अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसमें ये वर्ड पहले आए, ये वर्ड बाद में आए, ये वन ही रहे, ये टू हो जाए, और सेंटेंस में भी ऐसे ही आए कि वन पहले आए और टू बाद में। प्लीज मेक अ सेंटेंस। बाय देन आई राइट द ऑप्शंस। ना इजी सा जुमला भाई, इजी सा। डिलूज और ड्रॉपलेट का क्या ताल्लुक है? ये सिंगुलर है, वो बहुत सारे मिलके बनाते हैं डिलूज। Deluge is made up of droplets. Excellent, Shazim. ठीक है, a deluge is a combination of many droplets. A deluge consists of many droplets. It constitutes of droplets. Excellent. ठीक है जी, यही जुमला मुझे चाहिए। इनका रिलेशनशिप क्या है उसको सेंटेंस बना दे, लेकिन उस जुमले में deluge पहले आना चाहिए, droplet बाद में। Options are beach and waves, desert and oasis, lizard and icicle, landslide and pebbles, cloud burst and puddle। चलें जी, अब मीनिंग्स देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। बीच क्या है जी? बीच है। वेव्स क्या है? पानी की वेव्स है। डेजर्ट क्या है? सहरा। प्लीज, जो आप खाने के बाद मीठा खाते हैं, कभी उसको डेजर्ट नहीं कहना, उसमें डबल एस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ डेजर्ट। जो सहरा होता है वो डेजर्ट होता है, और जो डबल एस के साथ मीठा खाते हैं इट्स कॉल्ड अ डेजर्ट। ठीक है जी। अच्छा, ओएसिस क्या है? ग्रीन एरिया, ग्रीनरी। देन ब्लिजर्ड होता है जो आपका स्नो स्टॉर्म आता है, तूफान जिसमें बर्फ होती है बहुत सारी। आइसिकल क्या होता है? बर्फ का ऐसे वी शेप जमी हुई बर्फ जिसे कहते हैं। ठीक है। लैंडस्लाइडिंग क्या होती है आपको पता है, अक्सर पाकिस्तान में हम सुनते रहते हैं लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ के ऊपर से कुछ टूट के गिरती। पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर। क्लाउड बर्स्ट, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्या होता है? उसमें से क्या निकलती है? रेन। एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट इज रेनफॉल, रेन। एंड पडल क्या है? कीचड़। अब आपका जो जो अपना अपना आपने सेंटेंस बनाया, मोहम्मद शाहरुख खान ने बनाया डिलूज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ड्रॉपलेट्स, अप्लाई इट टू ऑल द ऑप्शंस। बीच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेव्स, नो, बीच तो सैंड का बनता है और चीजों को बनता है। डेजर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ओएसिस, या मेड अप ऑफ कर लेते हैं। ब्लिजर्ड इज मेड अप ऑफ आइसिकल।
Landslide is made up of pebbles. Cloudburst is made up of puddles. How many of you think one is correct? कोई है तो yes लिखते. No. 2. 3. अपने अपने पे बस 3 अपना अपना ऑप्शन. 4. 5. क्लाउड बर्स्ट वाले कौन कह रहे हैं? गुड शाहजेब, मोमना, वेरी गुड. और 5 की साइड पे और कोई नहीं है, बस 2 बच्चे हैं. अब मेरी बात सुनिए. Deluge is made up of many droplets. इस तरह कर लो. बीच और डेजर्ट वाली ऑप्शन ही बिल्कुल ही मिस है, ये तो हो ही नहीं सकती ना. डेजर्ट ग्रीन एरियाज का नहीं हो सकता, बीच वेव्स का नहीं बना हो सकता. Blizzard is made up of many icicles. जो blizzard होता है ये स्नो स्टॉर्म होता है. स्नो एंड आइस आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. ब्लिजर्ड के अंदर आइसिकल्स नहीं उड़ रहे होते, ठीक है ना. ब्लिजर्ड के अंदर स्नो होती है, लेकिन वो बड़ी स्पीड में हवा के साथ आती है. और स्नो जो हल्की फुल्की उसको क्या कहते हैं, उसके लिए कोई टर्म यूज करते हैं जो आपकी हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही होती है. देयर इज अ वर्ड फॉर दैट, आई एम सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन. और जो तेजी से आती है, जो कि तूफान होता है बर्फ का. हाँ, ड्रिजलिंग बर्फ पानी को कहते हैं. स्नो उसको रेनफॉल की हल्की फुल्की को ड्रिजलिंग कहते हैं. उसके लिए देयर इज अनदर वर्ड. अच्छा, तो आपके ब्लिजर्ड के अंदर जिस तरह स्नो होती है, आइसिकल्स इज समथिंग एल्स. आइसिकल पानी जमा हुआ, जो बर्फ होता है ना जमा हुआ, ये वो है. दीज आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स. ब्लिजर्ड इज नॉट मेड अप ऑफ आइसिकल्स, सो द ऑप्शन इज रॉन्ग. लैंडस्लाइड इज मेड अप ऑफ पेबल्स. पहाड़ के ऊपर क्या होता है, पहाड़ पे पत्थर होते हैं. नाउ द पहाड़ इज ब्रेकिंग, ऊपर से टूट के गिरा है, तो वो आपने साइन देखा होगा, गाड़ी जा रही होगी कि यहाँ से खतरा है, तो वो यूं पत्थर गिरते हुए दिखाते हैं. तो जाहिर है बड़ा पत्थर किस पे टूटेगा, छोटे पत्थरों में. अ लैंडस्लाइड जो बड़ी चीज है इज मेड अप ऑफ मेनी पेबल्स. साउंड्स करेक्ट. सॉइल भी होती है, लेकिन मेनली इट्स रॉक्स, इट्स पेबल्स एंड रॉक्स, पत्थर होते हैं. क्लाउड बर्स्ट वाली क्यों नहीं है भाई ऑप्शन? हाँ हाँ, रेन वाली ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? एनीबॉडी? टीचर नहीं बनता उसके बाद, क्यों नहीं बनता? एग्जैक्टली, द sequence is opposite. Had it been puddle and cloudburst, that many, ये आपका ये बनता है, बल्कि मैंने शायद, हाँ, हमारा जुमला क्या था? A deluge is made up of droplets. A cloudburst is made up of puddles. मतलब बारिश कीचड़ से बनी हुई है. No, बारिश से कीचड़ बना हो सकता है. अगर ये ऑपोजिट होता तो फिर चांसेस थे कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती, लेकिन सीक्वेंस उल्टा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट इज नॉट मेड अप ऑफ अ पडल एट ऑल. ये हो गई जी हमारी अगली एग्जांपल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. इट्स मोर लाइक अ गेम. आप लोग बचपन में ऐसे इंग्लिश की गेम्स खेलते होंगे, तो ये गेम टाइप है. मुझे तो पर्सनली ये करने में मजा आता था अपने टाइम. अच्छा, now next example is philantelist. मीनिंग नहीं आता होगा तो मैं आपको अभी, हम एग्जांपल्स कर लेना, तो अभी हम एक CSS का ना पास्ट पेपर भी करने वाले, सो डोंट वरी. ये ऐसे हुआ कि 2016 में ना 2016 में इन्होंने पहली दफा किया जी अपना ये क्या कहते हैं, इंसान से मोहब्बत करने वाला नहीं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं. ये फिलैंटेलिस्ट है, समथिंग एल्स. अच्छा जी, मुझे, मैं यही सोची आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, आप इससे रिलेट कर.
2016 में क्या होता है कि इन्होंने पहली दफ़ा सिलेबस चेंज किया, इन्होंने बड़ी खुशी से एनालिसिस ऐड की और ज़बरदस्त किस्म की मुश्किल तरीन एनालिसिस दे दी। फिर अपनी रिकमेंडेशन में खुद ही लिखा कि जी लेवल ऑफ, वरना एफपीएससी यूजुअली अपनी गलती कभी नहीं मानते, ठीक है ना, स्टूडेंट्स की कोई ना कोई नलायकी ढूंढते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं आता था। उस पर उन्होंने पहली दफ़ा लिखा जी कि ये हमारे जो क्वेश्चन था दैट वाज प्रोबेबली नॉट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, उस लेवल, क्योंकि बीए पास करके आप एलिजिबल होते हैं। एक बीए का छोटा सा 21-22 साल का बच्चा होगा, उसकी क्या वोकैबुलरी उस एज में बिल्ड हुई होगी। अब मैं 30 इयर्स की हूँ, मैंने जीआरई याद किया क्योंकि जिंदगी के उतने साल भी गुजार लिए ना। तो ये होता है कि उन्होंने फिर कहा जी ये बड़ा मुश्किल हमने दे दिया था और सीएसएस के लेवल से थोड़ा सा बच्चों के लेवल से ऊपर उठे। फिर हमारे 2017 में क्या होता है, जब हम इंशाल्लाह ये भी लेक्चर हमारा खत्म होगा, विल प्रैक्टिस वन गुड पेपर 2017 वाला इन द क्लास। फिर इन्हें समझ आई कि नहीं जी लेवल तो असल में ये था, हमने ये सवाल ऐसे पूछने थे। तो फिर आपको समझ आएगा कि सीएसएस में एक्चुअली इस इतना सिंपल लेवल है ऑफ एनालिसिस। तो क्लास में प्रैक्टिस में अभी तक नहीं आए फिर दोबारा, ठीक है। उधर भी लोगों ने यकीन करे, उस पर भी डिसअपॉइंट किया होगा। आपको मैं 17 वाला भी बताऊंगी कि हमारे बैच में हम अक्सर बैठ के फिर आपस में डिस्कस करते थे तो हंसते होते थे कि किसने क्या क्या ब्लंडर किए हुए। तो यूजली इसके अंदर बहुत ज्यादा थे लोगों के हुए थे। तो फिर एफपीएससी वालों ने मेरा ख्याल कहा होगा कि यार ये काम ही खराब है, इसको बस रहने दे। लेकिन अभी एंड में आपको जब मैं 17 की कराऊंगी, यू विल हैप्पीली मार्क द राइट ऑप्शंस के ये पता चल रहा होगा, ठीक हो गया। सो डोंट वरी अबाउट क्लास की एग्जांपल मैं हमेशा मुश्किल कराऊंगी, पेपर आपका उससे ज्यादा इजी इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, फिलैंथलिस्ट क्या है भाई, कौन होता है? एक बंदा होता है जो क्या करता होता है, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। हाँ, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स करते हैं, ठीक है, आदि होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑप्शंस आर न्यूमरिस्ट एंड कॉइन्स। आप डिक्शनरीज अपनी यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर एंड प्रेडिक्शंस। अपना सेंटेंस बना लें तब तक। जेनेटिस्ट एंड क्रोमोसोम्स। cartographer and maps, pawnbroker and jewelry. There should be N in it. N in what? There should not be an N. Philatelist? Really? अब मुझे ये बताएं, सेंटेंस अपना आपने बना लिया? ओके, थैंक यू फॉर द करेक्शन। जी, व्हाट इज योर सेंटेंस? अ फिलैटेलिस्ट कलेक्ट्स स्टैम्प्स, करेक्ट। नाउ रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड इनमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं आता? पॉन ब्रोकर वो बंदा होता है जो आपका सोना गिरवी रख लेता है, अपने पास रख लेता है और आपको कुछ टाइम के लिए पैसे उधार दे देता है, ठीक है। फिर जब आप उसके पैसे लौटाएंगे तो वो आपका गोल्ड आपको वापस कर देता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ पॉन ब्रोकर। He probably does collect jewelry. Cartographer and maps. अच्छा, जेनेटिस्ट एंड क्रोमोसोम, बाकी वो पढ़ने के लिए जमा तो करता ही होगा क्रोमोसोम, इसमें क्या बात है। 3 जेनेटिस्ट एंड क्रोमोसोम्स, राइट। बाकी क्या कह रहे हैं? ऑप्शन 1 कह रहे हैं जी बिस्मा, ओके। 3 आमिर और सईद, 7 जो है वो 4, कार्टोग्राफर एंड मैप, नुशराबा 1, उसामा 1। बाकी सारे जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करे वो सारे भी अपनी अपनी ऑप्शंस बता दें। सो मोस्ट ऑफ यू डू थिंक दैट इट इज ऑप्शन 3 एंड नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन 1। ओके जी, ये 1 वाले इकट्ठे गए हैं। हमारा समीन 3, ठीक है जी। अब हम अपना जुमला अप्लाई करते हैं। पॉन ब्रोकर एंड ज्वेलरी, यस, ही कलेक्ट्स ज्वेलरी टू। अब
अब हमने देखना है हमारा सेंटेंस था जी, मैंने अपना सेंटेंस बनाया, फिलैटेलिस्ट कलेक्ट्स कॉइन्स स्टैम्प्स, ठीक है जी। अब मैं इस सेंटेंस को सारों पे अप्लाई करने वाली हूँ। A numerist collects coins. Numerist वो बंदा है जो coins collect करता है। Yes or no? तो ऑप्शन yes, yes, क्या कर रहे हैं? न्यूमरिस्ट उस बंदे को, उस आदमी को कहते हैं who collects coins, जिसकी आदत होती है coins collect करना। I am one, I do that, ठीक है। A numerist collects coins. Next, an astrologer, तो अब ये हो गई जी इस ऑप्शन पे मैं क्या लिखूं, सी के करेक्ट लगेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड प्रेडिक्शंस। एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शंस कलेक्ट करता है, ही गिव्स प्रेडिक्शंस, तो चलें जी इस ऑप्शन को हम रॉन्ग कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिस्ट एंड क्रोमोसोम्स। जेनेटिस्ट क्रोमोसोम्स कलेक्ट करता है, करता तो है, स्टडी करता है ना, स्टडी करने के लिए कलेक्ट करता है कि नहीं करता, कि स्टडी करने के लिए बस किताबें फेंक देता है स्टडी करके। तो दिस आल्सो साउंड्स समहाउ करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग, ही डज कलेक्ट देम, ठीक है जी। नेक्स्ट, कार्टोग्राफर एंड मैप्स। कार्टोग्राफर एक बंदा होता है जो मैप्स बनाता है। इतना जो मैं मेहनत कर रही, तो हम ऐसे ही क्यों ना कर लेंगे, रॉन्ग चीज को हटा ही दें। अच्छा, कार्टोग्राफर मैप्स ड्रॉ करता है। अब ड्रॉ करके क्या करता है, कलेक्ट करता है, फेंक देता है, कलेक्ट नहीं करता। Nobody thinks that cartographer and maps is the right option. चलो मान लेते हैं मारिया को लग रहा है कि कार्टोग्राफर वाली ऑप्शन ठीक है। कल कार्टोग्राफर ने मैप बनाया और बना के फेंका तो नहीं। Okay, Zuha, then the man who collects the coins is who? What do you call a man who collects the coins? I don't know if I open my Google Chrome. ये क्या है? Numismatist. ठीक है, हो सकता है दो वर्ड्स यूज होते हो। ये मैं आपको गूगल पे बताती हूँ, एक सेकेंड। ये मेरा नजर आ रहा है? चलें, न्यूमरिस्ट का मैं मीनिंग गूगल से वैसे कॉपी पेस्ट ही कर देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस। पहले मैं अपनी जो भी वो करती थी ना ओपन, या ठहरे एक और भी इजी ऑप्शन, वेयर इज माय फोन, गिव मी अ मिनट प्लीज। यार ये वैसे अजीब बात है।
अच्छा वैसे ये शी इज राइट। ये किसी टाइम में ना, ट्रस्ट मी, इट वाज न्यूमरस, इट्स नॉट शोइंग इन माय मरियम वेबस्टर नाउ, बट आई बिन टीचिंग दिस जब कोविड नहीं था और हम लोग मतलब डायरेक्ट क्लासेस लेते थे, तो आई यूज टू शो देम इन माय फोन के ये लो जी इसका मतलब ये लिटरली अभी इट्स नॉट देयर। अब आई डोंट नो फॉर सम रीजन दे रियली चेंज्ड द वर्ड। अभी ये वाकई न्यूमिस्मेटिस्ट कह रहे हैं उसको। ओके जी, चलें इसको न्यूमिस्टमिस्ट ही कर लें, जो भी है। इसमें उन्होंने कोई नया वर्ड लगाया है, न्यूमिस्मेटिस्ट। राइट, आई एम चेंजिंग द वर्ड हियर देन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि जी कार्टोग्राफर भी मैप्स बना के जमा कर लेते हैं, मान लिया हमने, और पॉन ब्रोकर ज्वेलरी बेशक बेचता है, करता है, लेकिन अपने पास जमा करता है कि नहीं करता? करता है ना, नहीं करता बिस्मा? वो उसके बदले पैसे दे देता है और अपने पास ज्वेलरी रख लेता है। तो ही टेक्स द ज्वेलरी एंड कीप्स इट विद हिमसेल्फ, दैट मींस ही कलेक्ट्स द ज्वेलरी। ठीक है जी। अब बात ये है कि व्हेन एवर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, whenever more than one options sound correct according to the sentence that you have formed, it means that the relationship defined is deficient. फिलैटलिस्ट एक बंदा हो गया जो कि स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा है, ये तो हो गई बात। अब आप क्यों, कब और कैसे इसके अंदर ऐड कर लें इन तीनों में से कोई भी एक, स्पेशली क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपका रिलेशनशिप और डिफाइन हो जाएगा जी। एज अ हॉबी, अब मैंने रिलेशनशिप डिटेल्ड डिफाइन कर दिया। शौक के लिए तो पॉन ब्रोकर तो ज्वेलरी कलेक्ट कर रहा है, शौक के लिए नहीं, इसकी तो नौकरी है। ये हो गया जी बाय बाय। जेनेटिस्ट क्रोमोसोम्स कलेक्ट कर रहा है शौक के लिए, हॉबी के लिए, तो जी बाय बाय, ये तो स्टडी के लिए कर रहा है। कार्टोग्राफर मैप्स बना रहा है, तो ये इसका नौकरी है, इसका काम है, इट्स नॉट हिज हॉबी। So the only hobby remains is numismatist, however you say it, and the coins. ये वो बंदा है जिसको कॉइन कलेक्शन का शौक है और एज अ हॉबी वो कलेक्ट कर रहा है कॉइन्स। ठीक हो गया जी। We'll do one more example and then we'll take a namaz break. Whenever two or more options sound correct, please add a क्यों या कैसे। ये दो वर्ड्स आपने अपने जहन में ऐड करने हैं, क्यों कह दें और कैसे कर दें, आपका रिलेशनशिप फर्दर डिफाइन होगा। ठीक है जी। अब क्या है, एक और एग्जांपल करते हैं, ताकि यही इसी तरह की मैं आपको दूंगी जिसमें आपको टू ऑप्शंस करेक्ट लगेंगी, फिर आप अपना क्यों और कैसे करके उसको डिटेल कर। बुके, व्हाट्स अ बुके? बुके एंड फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स मेड ऑफ, ठीक है। अच्छा जी, बुके आप सारों को पता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट एंड ट्रीज, नेक्स्ट हस्क एंड कॉर्न, हस्क होता है जो कॉर्न के बाहर वो ड्राई पार्ट होता है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट इज मिस्ट एंड रेन, नेक्स्ट इज वुड पाइल एंड लॉग्स, लास्ट वन इज ड्रिफ्ट एंड स्नो। बल्कि इसको दफा ही करते हैं, ये लास्ट ऑप्शन कैन गो, 4 वो करें, इससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके साथ ये ऐड करें। अच्छा, 4 इज द राइट ऑप्शन, व्हाई नॉट 1, बाकी 2। अच्छा, बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स, a forest is made up of trees, husk is made up of corn, no, mist is made up of rain, no, wood pile is made up of logs। इसका मतलब 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो
हम कहीं ना कहीं जुमले को हमने मोर डिटेल या स्पेशलाइज नहीं किया है। बेशक हो, अपना सेंटेंस बताएं, नेचुरल और आर्टिफिशियल को छोड़ के अपना सेंटेंस बताएं। लॉग्स, वुड पाइल इज ऑल्सो नेचुरल, आपने दरख्त काटा है। फॉरेस्ट इज ऑल्सो नेचुरल, बुके इज ऑल्सो नेचुरल, ये सारी चीजें नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। बंच आपस में जुड़ा हुआ है, बुके यू आर क्लोज, इट्स पाइल्ड अप। ठीक, पूरा सेंटेंस बताए ना। बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स, कैसे या क्यों। अरेंज, आगे। गैदर्ड फ्रॉम सोर्स, मेड अप फ्रॉम डेड और प्लक्ड, एग्जैक्टली। वुड्स आर पाइल्ड अप इन अ वुड पाइल, एग्जैक्टली। ठीक है जी। अब बुके और फ्लावर्स को अब मैं क्यों और कैसे करने वाली हूं, तो बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स, आगे से मैं इसको कैसे या क्यों करूं, तो मैं कह देती हूँ विच आर कट एंड गैदर्ड। यही है ना, फूल काट के मैंने इकट्ठे गैदर कर दिए। यही बात है। आई कट देम एंड अरेंज्ड और गैदर्ड। फॉरेस्ट के ट्रीज, फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ ट्रीज विच आर कट एंड गैदर्ड, नो। कुछ बच्चे बना, अब देखिए आप कोई भी जुमला बनाएंगे ना तो वो डेफिनेटली राइट ऑप्शन की तरफ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमारा तो हर एक का सेंटेंस फर्क होगा, बेशक फर्क हो। यहाँ भी कुछ बच्चे आंसर्स बनाते हैं बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स विच आर सोल्ड इन मार्केट, तो चलो ऐसे कर लो। फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ ट्रीज विच आर सोल्ड इन मार्केट, ट्रीज आर नॉट सोल्ड इन मार्केट। वुड पाइल इज मेड अप ऑफ लॉग्स विच आर सोल्ड इन मार्केट, यस। सो एनी सेंटेंस यू मेक will take you to the right option. ठीक है। हाँ, आफ्टर कटिंग कहते हैं बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स आफ्टर कटिंग, वुड पाइल इज मेड अप ऑफ लॉग्स आफ्टर कटिंग, फॉरेस्ट इज नॉट मेड अप ऑफ ट्रीज आफ्टर कटिंग। ठीक हो गया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वुड पाइल एंड लॉग्स इज द राइट ऑप्शन। सो व्हेनेवर यू फील लाइक, कॉर्न वाला था हस्क एंड कॉर्न, वो तो बिल्कुल ही वो मिस ही था। हस्क ड्राई पार्ट होता है जो कॉर्न का, और कॉर्न छल्ली, तो हस्क इज मेड अप ऑफ कॉर्न, नॉट एट ऑल। ठीक है जी। तो वुड पाइल एंड लॉग्स इज द राइट ऑप्शन फॉर बुके एंड फ्लावर्स। इन द सेम सीक्वेंस, आफ्टर अप्लाइंग द सेंटेंस, नो मैटर व्हाट द सेंटेंस इज, जब भी आपको दो ऑप्शंस ठीक लग रही हैं, इसका मतलब जो सेंटेंस आपने बनाया है ना वो थोड़ा मिस है, उसके अंदर और डिटेल डालनी है। ठीक हो गया जी। नाउ लेट्स टेक अ नमाज ब्रेक एंड कम बैक एट 7:30। चाय पिए आते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। समझ आ रही है आप लोगों को यहां तक सारा कुछ? इट्स मोर लाइक अ गेम। हाँ, ये इंग्लिश की गेम्स इस तरह की करते हैं, गेम। ठीक है जी। यस, बल्कि 7:25, 25 मिनट की ब्रेक है। ठीक है जी, ओके। Done with that. Okay, हो गया। Now, some words will have two meanings. ठीक है जी, and we'll have to consider the two meanings के इस वर्ड का, इस वाले जुमले का कोई और वाला सेंटेंस कोई और मीनिंग भी हो सकता है कि कंसिडर कर रहा हूँ। चेक कर, ये मैंने अपनी तरफ से बड़ी मुश्किल एग्जांपल लिखी थी और मुझे याद है अपने प्रैक्टिस टाइम पे आई कुडंट क्रैक इट, लेकिन हमेशा बच्चे कर लेते हैं। सो यू नो आई नो दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू इट एज वेल। अच्छा जी, the example is amorphousness and definition. What is the connection between the two? इनका रिलेशन क्या है? Make a sentence
हाँ, amorphous is something not defined। आप सेंटेंस बनाए कि डेफिनेशन का इसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ ना, ये तो आप लोग मुझे एमॉर्फसनेस का मीनिंग बता रहे हैं। डेफिनेशन का क्या मीनिंग है? हाँ, आमिर ने बिल्कुल मेरे वाला काम किया। टू डिफाइन एनीथिंग। जी, define globalization, define this, define that. How is that even connected to amorphousness? But most of you exactly again got it right. They are two opposites. Yes, exactly. मैं definition अपने ज़हन में मतलब वही words के अंदर define करने को definition सोचती रही अपने टाइम में तैयारी करते हुए। This definition was actually the precision, precisely एक चीज की एक आपका व्हाइट बोर्ड है तो बस रेक्टेंगल है, इट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड। और एमॉर्फस होता है, मैंने पानी टेबल के ऊपर गिराया है कि एमॉर्फस शेप है, शेपलेस। तो दे आर एक्चुअली ऑपोजिट्स। नो डिफाइंड, नो प्रिसीजन, नो डेफिनेशन इज कॉल्ड एमॉर्फसनेस। अब इसका एक सेंटेंस बनाएं जिसमें एमॉर्फस पहले और डेफिनेशन बाद में आएगा। यही बना ले, एमॉर्फसनेस इज द ऑपोजिट ऑफ डेफिनेशन या इज द लैक ऑफ डेफिनेशन। एग्जैक्टली। Now apply that sentence to the following options. Which one is the correct option? किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो पूछ ले। लैसीट्यूड कहते हैं लेजी होने को। एंगुलैरिटी होती है ज्यादा एंगल्स होना। इंट्रिकेसी कहते हैं आपकी किसी चीज का कॉम्प्लिकेटेड होना। अब आपका एक स्टार शेप होगी तो वो ज्यादा इंट्रिकेट होगी क्योंकि उसके ज्यादा एंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है तो उसकी कम इंट्रिकेसी होगी, बस कम कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, मतलब इंट्रिकेसी मींस कॉम्प्लेक्सिटी। रेक्टिट्यूड एंड ड्रैबनेस। रेक्टिट्यूड कहते हैं जी मॉरली अपराइट होने को, शरीफ आदमी। ड्रैब कहते हैं चीयरलेस, मोनोटोनस, डल, बोरिंग इज ड्रैबी। ठीक है। प्रिसीजन होता है प्रिसाइज होना। यूनिफॉर्मिटी होती है एक जैसा होना। जी, which is the correct option without shadow of doubt? 1. The exact opposite is lassitude, lazy होना। एनर्जी लेवल कम होना is the opposite of being energetic। ठीक है जी, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग आवर लिस्ट। 2 और बल्कि एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स। ऑप्शंस हैं जी पैच एंड क्विल्ट, गिल्ड एंड गोल्ड, carve and knife, stain and cloth, and the last one is chase and metal। जी, Which is the correct option? इसमें से गिल्डिंग होती है सोने का पानी चढ़ाना। अच्छा, कार्विंग होती है जो छुरी के साथ कार्व करते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं। स्टेन होता है धब्बा। चेजिंग एंड मेटल। चेज किसको कहते हैं सबको पता है। स्टेन एंड क्लॉथ। फैजान मिनाहल बी स्टेन एंड क्लॉथ। ओके जी। 1 पैच एंड क्विल्ट। सेंटेंस पहले अपना अपना यहाँ पे लिखे ना आप लोग ताकि मुझे आइडिया हो। एम्ब्रॉयडरी ऑन अ क्लॉथ। ठीक है जी, एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन अ क्लॉथ, मान लिया। पैचिंग इज डन ऑन अ क्विल्ट, यस। गिल्डिंग इज डन ऑन अ गोल्ड, यस। कार्विंग इज डन ऑन अ, कार्व वाला कौन कह रहा है? 3 कोई नहीं कह रहा। हाँ, एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन क्लॉथ, मान लिया। ए और बी तो करेक्ट हो गए। कार्विंग इज डन ऑन अ नाइफ, ये कौन कह रहा है करेक्ट है?
कार्विंग इज डन बाय अ नाइफ, ठीक है, हाँ, इट इज नॉट डन ऑन अ नाइफ, तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसको मैं कर रही हूँ रिमूव। स्टेनिंग इज डन ऑन अ क्लॉथ, चलो मान लेते हैं, हाँ, नॉट डन, एक्सीडेंटल होती है, धब्बा लग जाता है, लगाते नहीं। चेजिंग इज डन ऑन अ मेटल, व्हाट डज चेज मीन? किसी के पीछे भागना, ठीक है ना, हाँ, पीछा करना। अब बताएं जी, आप अपनी अपनी ऑप्शन बताते हैं, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? वन हो गया, ठीक है जी, गिल्ड एंड गोल्ड हो गया, ठीक है जी। अब मेरी एक बात सुने, एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन अ क्लॉथ, मान लिया। पैचिंग इज डन ऑन अ क्विल्ट, मान लिया। गिल्डिंग इज डन ऑन अ गोल्ड, मान लिया। स्टेनिंग इज डन ऑन अ क्लॉथ, मान लिया, चले जी। चेज इज डन ऑन अ मेटल, बी। ये दो तो माने के ना माने, मुझे एक बात है, दो ऑप्शंस तो एटलीस्ट करेक्ट लग रही हैं। इसका मतलब क्या है? सेंटेंस आपका ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है, इसे और डिटेल करें। क्यों? एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन अ क्लॉथ, क्यों करते हैं जी? टू ब्यूटिफाई इट, हाँ। अब जी, अब पैचिंग जो है, आपकी कहीं से कमीज फट जाती है, आप उसके ऊपर पैचिंग करते हैं खूबसूरती के लिए। पैच होता है कि कहीं से फट जाए तो उस पर पैच लगाते हैं। पैच वर्क का मुझे कोई ना कहे कि मैडम अक्सर बच्चे हंसते थे, मैम फैशन है, पैच वर्क है, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया कि फैशनेबल वाला पैच है, उन्होंने बस कहा जी फट गया। तो अंग्रेजी में एक ही पैच है कि जब कोई चीज फट जाती है तो उसको पैच कर ले, पैच लगा देते हैं। तो ये ऑप्शन तो ब्यूटिफाई के लिए नहीं। आगे आ जाएंगी, स्टेनिंग इज डन ऑन अ क्लॉथ टू ब्यूटिफाई इट, धब्बा कपड़े पे लगाया, ये तो बिल्कुल ही ना हो गई ना, ये भी बैड हो गया, ये भी बैड हो गया, पैचिंग नहीं। गिल्डिंग इज डन ऑन अ गोल्ड टू ब्यूटिफाई इट, नालायको, सोने के ऊपर सोने का पानी कोई नहीं चढ़ाता। हर उस चीज के ऊपर गोल्डन वो करते हैं, गिल्डिंग करते हैं, सोने का पानी चढ़ाते हैं जो आर्टिफिशियल हो या जो गोल्डन ना हो। सोना इटसेल्फ गोल्डन है, जिसका कलर कभी नहीं उतरना, उसके ऊपर क्यों सोने का पानी चढ़ाया जाए? लॉजिक। दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। देन कम्स द लास्ट ऑप्शन, चेज एंड मेटल। चेज, एक बच्चे, वन ऑफ यू गॉट इट राइट। चेज मान लिया किसी के पीछे भागने को कहते हैं। चेजिंग जो है मेटल के ऊपर डिजाइन करने को भी कहते हैं। डबल मीनिंग, मैंने कहा था दो मीनिंग्स, दूसरा मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो चेजिंग जो आपके मुगल एरा में गोल्ड के ग्लासेस मूवीज में पकड़े होते हैं, उसके ऊपर गोल्ड के ऊपर डिजाइन्स बने होते हैं, दैट्स कॉल्ड चेजिंग। सो चेजिंग इज डन ऑन अ मेटल टू ब्यूटिफाई इट, यस। बट दैट्स ओके। चेज का आप लोग एक मतलब सोच रहे थे, दूसरा पता नहीं था, मुझे खुद भी पता नहीं था टिल माय प्रिपरेशन। ठीक हो गया जी। आगे आते हैं, लास्ट एग्जांपल एंड देन वील नोट डाउन आवर लिस्ट। ये आता है, लास्ट वन इज जी, प्रॉक्टर एंड सुपरवाइज। हु इज अ प्रॉक्टर? आप में से बहुत बच्चे स्कूल में अपने टाइम में प्रॉक्टर रहे होंगे। कैप्टन क्लास का जो होता है, ही और शी इज अ प्रॉक्टर, राइट। और सुपरवाइज, उसकी क्लास के अंदर ड्यूटी लगी होती है, देखो क्लास में कोई बातें ना करे, कोई चीटिंग ना करे, वो सामने ऐसे फखर से बच्चा खड़ा होता था प्रॉक्टर बन के, हाँ, दैट इज प्रॉक्टर एंड सुपरवाइज। ठीक है जी। ऑप्शंस, प्रॉफिट एंड रूल। पहले इसको जुमला तो बना ले, हाँ, जो मॉनिटर होते हैं, जो कैप्टन होते हैं, इसको जुमला बना लेते हैं जी, अ प्रॉक्टर सुपरवाइजर्स। ठीक है जी, यही है। द क्लास ना करें क्योंकि ऑप्शंस में आगे जवाबों में सारी क्लास नहीं होगी ना, कोई दुनिया की भी एग्जांपल होगी तो वो क्लास से स्पेसिफिक हो जाता है। तो चलिए, अब प्रॉक्टर सुपरवाइजर्स, ये हो सिंपलीफाई। प्रॉफिट एंड रूल, ठीक है जी। होली प्रॉफिट रूल मक्का एंड मदीना, ये इस तरह हम जो ये कहते हैं। प्रॉफिटियर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? वो बंदा जो चीज खरीद रहा है। प्रॉफिटियर क्या होता है कि मैंने बाजार से एक चीज 10 रुपए की खरीदी और जोहा को मैंने वो 20 रुपए की दे दी। जोहा कंज्यूमर है जिन्होंने खरीद ली,
बीच में मैंने अपना 10 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, ली मैंने 10 की थी, बेची मैंने 20 की, हाँ, तो आई विल बी अ प्रॉफिटियर, द मिडिल मैन। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोडिगल एंड स्क्वांडर। प्रोडिगल होता है जी आपका एक फूलिश स्पेंडर, एक ये मैं हूं, ठीक है ना, तो अ फूलिश स्पेंडर इज अ प्रोडिगल। और स्क्वांडर कहते हैं टू वेस्ट, स्क्वांडरिंग होता है स्टॉप स्क्वांडरिंग ऑल द मनी, पैसा वेस्ट करना बंद करो, ठीक है जी। लास्ट वन इज प्रोडिजी एंड वंडर। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड होना, और वंडर क्या होता है, बस वंडरफुल, वंडर, ठीक है ना, वंडर मतलब है ना, बस वो वंडर वंडर, आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट। अच्छा जी, अब बताएं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हिच इज द राइट ऑप्शन, एंड इफ टू और मोर ऑप्शंस साउंड करेक्ट यू नीड टू rephrase your sentence or specialize the sentence। last two shortlist हो गए, ठीक है जी, 1 and 3 हो गए, ओके जी। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कई दफा आप सेंटेंस को अगर वो भी करोगे ना, थोड़ा स्पेशलाइज भी करोगे, उसके बावजूद भी आप ठीक ऑप्शन तक कई दफा नहीं पहुंच पा रहे होते, तो भी 2-3 ठीक लग रही होती है। वो क्यों? क्योंकि आई कैचर्स होते हैं ऑप्शन के अंदर, और जो आपको सर्टेन होगा कि यही जवाब है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इन्होंने 2017 में वर्ड्स आसान कर दिए 16 वाली गलती के बाद, और इन्होंने साथ ही आई कैचर्स हर सवाल में डाल दी, और बच्चा स्टुक कहता था ये जवाब है, वो बिल्कुल नहीं होता। तो प्लीज रिकंसिडर योर आंसर्स। लॉक कर दिया जाए। रबिया बताएंगी जी के, रबिया है सॉरी, रबिया बताएंगी कि 4 कैसे है, और 7 भी बताएंगे, और अब्दुल्ला भी बताएंगे। जिन्होंने 4 कहा है वो मुझे समझाएंगे कि हाउ डू दे थिंक दैट 4 इज द राइट ऑप्शन। जो टैलेंटेड बंदा होता है वो वंडर्स शो करता है। ठीक है जी रबिया, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुपरवाइज करता है। तो प्रोडिजी और वंडर का इसके साथ क्या ताल्लुक है? आइडियाज वंडर करते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी हम इसके ऊपर। It should actually go with the sentence, changes नहीं करना, ठीक है। अब आपने जुमला बनाया, a proctor supervises, a prophet rules, a profiteer consumers, a prodigal squanders, a prodigy wonders। ये ऐसे ही होगा, no changes। तभी तो ये analogy as it is, ये रेशो का साइन याद है ना कि exactly replicate में चाहिए। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड रूल। अच्छा, प्रॉफिटियर और कंज्यूमर तो हट गई, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है जी। अब आ गए हमारे पास 3, इसमें से सबसे पहले मैं ये ऑप्शन निकालना चाहूंगी प्रोडिजी एंड वंडर, क्योंकि वंडर हम कॉमनली नॉर्मल इंसानों के लिए यूज कर लेते हैं, बट वंडर्स आर एक्चुअली सुपर नेचुरल। वंडर्स आर प्रैक्टिकली, जो इंग्लिश के मायने है वंडर के, वो सुपर नेचुरल चीजें वंडर्स शो करना। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड which are out of the world things, supernatural type चीजें, ठीक है। अब स्टोन हेंज है, nobody knows किसने वो खड़े किए थे, हरकुलिस ने किए थे, पता नहीं किसने, फलाने बंदे ने किए थे, किसी ने अपनी प्रेयर एरिया बनाया था, बट who picked those stones up, took them to that hill, और इतना एरिया क्रॉस करके कहाँ पे रखे, और उनका साइज क्या था, और कितने बंदे थे, that is a wonder। तो ये ऑप्शन भी गई, क्योंकि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड रूल एंड प्रोडिगल एंड स्क्वांडर। यस, प्रॉफिट्स ड्यूटी इज नॉट टू रूल, ये हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट कहते हैं कि अ प्रॉफिट रूल्स, ठीक है कि जी किंग्स एंड क्वींस की जिस तरह रूलिंग पावर होती है, वो तो बाय ब्लड रूलर होते हैं ना,
लेकिन इतने फॉलोअर्स होते हैं एक प्रॉफिट के कि लोग उनको ऐसे मानते हैं जैसे कि वो किंग या क्वीन, वो उस लेवल की रिस्पेक्ट है, उससे भी ज्यादा शायद। तो ये ऑप्शन प्रैक्टिकली प्रॉफिट्स डू नॉट रूल, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोला जाता है ही रूल्स, ठीक है। अ प्रॉफिट स्प्रेड्स द मैसेज, मैसेंजर है। प्रोडिगल स्क्वांडर्स, एक ऐसा बंदा जो कि पैसे वेस्ट करता है, फुलिश स्पेंडर है, he wastes the money. This is the right option. ठीक है ना। अगेन जो लोग डीमोटिवेट अभी तक हो चुके हैं उनके लिए एक रिमाइंडर है कि क्लास की एग्जाम्पल्स बहुत मुश्किल है और हाफिज वाली किताब वाली तो बहुत ही मुश्किल है। अभी जब हम 2017 का पास्ट पेपर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस लेवल के आएंगे, सो डोंट वरी। राइट, let's move on to our last example before moving on to our list. This is G. There is a difference between noun and a verb. क्या difference है जी? Noun होता है किसी बंदे का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, name है proper नाम। verb क्या है? action, कोई भी काम, नाम और काम, right? अब आपने कभी कभी ये भी ख्याल करना है कि वो नाउन और वर्ब वाली कहानी भी आपके साथ लगा देते हैं। डबल मीनिंग के साथ साथ कई दफा नाउन और वर्ब वाला भी लांजा जो है ना वो स्टार्ट टू होता है। अच्छा जी, अब हम करते हैं लास्ट एग्जांपल। ये है जी आपका फ्लैग एंड विगर। फ्लैग एंड विगर। विगर क्या होता है? फ्लैग का तो सबको पता है। व्हाट इज विगर? एक्टिव एनर्जी, आपका स्ट्रेंथ, हाँ, दिस इज योर विगर, ठीक है जी। एंथुजियाज्म। अब क्या है इसकी ऑप्शंस क्या क्या हैं जी? इनके अपना अपना सेंटेंस बना लें, इसका क्या रिलेशनशिप है आपस में। ठीक है जी, इट शोज विगर। ओके जी, अपना अपना जुमला सारे बना लें। Now, the first option is courage and endure. Question and perception. Waver and resolution. Letter and charm. जी, courage क्या है? ताकत। endure क्या कहते हैं? long lasting. Question क्या है? सवाल। perception क्या है? सोच। वेवर क्या है? डगमगाना। रेजोल्यूशन क्या है? जो आप रिजॉल्व करते हैं। न्यू ईयर स्टार्ट होता है, आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखते हैं, आपकी कोई रेजोल्यूशन होती है। फ्लैटर एंड चार्म। फ्लैटर क्या होता है? तारीफें करना। और चार्म क्या होता है? पर्सनालिटी में कोई चार्म होता है, अट्रैक्शन होती है। जी, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सारे बाकी भी जो साइलेंट मोड पे बैठे हैं अपने अपने जवाब जरा अपने ब्रेन्स को यूज करें। गलत हो सकता है बट एटलीस्ट यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग हियर। 1 और 4 राइट। बाकी कौन क्या कर रही है? देखो, अपने सेंटेंस के साथ साथ थोड़ी सी अकल भी लगानी है कि इनका जो आपस का रिलेशनशिप है ऑप्शंस में एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक है, फ्लैग आपको मैंने कह दिया, आपने जुमला बना दिया जी, फ्लैग शोज विगर, क्वेश्चन शोज परसेप्शन। ठीक है, आपके सवाल आपकी सोच बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन और परसेप्शन का कोई ताल्लुक है फ्लैग और विगर के साथ? हम एनालॉजी अभी तक ऐसे ही कर रहे हैं ना, इधर टीचर एंड स्कूल है तो इधर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल है। वैसा वैसा जवाब उस किस्म का होना भी चाहिए, यही बात है ना। मतलब ऑप्शन का रिलेशन इस तरह का होना भी चाहिए। 4 लग रहा। अच्छा जी, आते हैं जी अब आंसर के ऊपर। व्हाट डज फ्लैग मीन? What is a flag?
झंडा, noun, it's a symbol, right. Flag here is a verb. और flagging का मतलब होता है कोई चीज अनसर्टेन है. A flagging vigor मतलब एक चीज कम हो रही है और ये ज्यादा हो रही है, मतलब कि जितनी फ्लैगिंग होगी उतना विगर कम होगा. अब फ्लैगिंग विगर का मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी है वो डगमगा रही है. अ फ्लैगिंग विगर, वर्ब वर्ब. नाउ व्हिच इज द राइट ऑप्शन? देयर विल बी जस्ट वन राइट ऑप्शन. जिस तरह फ्लैगिंग विगर होगा इसी तरह वेवरिंग रेजोल्यूशन होगा. हाँ, एक तो फ्लैग झंडा है ना, मान लिया, लेकिन आपने देखा नहीं कि झंडे के साथ यहां पे इन चारों में से किसी का ताल्लुक था? नाउन जो है झंडा, इसमें से कोई चीज झंडे के साथ मैच होती थी? नो. आपको उसी वक्त सोच लेना चाहिए कि या ये डबल मीनिंग है, या ये नाउन और वर्ब में फंसा रहा है, या कोई आई कैचर है. ये तीन बातें होंगी. ठीक है जी. या होगा नाउन और वर्ब का इशू, या होगा कोई आई कैचर, या क्या होगा डबल मीनिंग. तो ये नाउन और वर्ब वाली कहानी में इसने आपको फंसा लिया था. अच्छा, तो इट इज एक्चुअली अ फ्लैगिंग विगर इज एक्चुअली द आंसर फॉर दिस इज द वेवरिंग रेजोल्यूशन. कि एक बंदे ने रिजॉल्व किया इस साल मैं चाय नहीं पीऊंगा, अब वो वेवर कर रहा है. शाम के टाइम घर में चाय बन रही है, उसका फ्लैगिंग रेजोल्यूशन है, वेवरिंग रेजोल्यूशन है, नहीं नहीं एक कप पी लेते. ठीक है जी. दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज अ फ्लैगिंग विगर, राइट. लेट्स मूव ऑन टू आवर लिस्ट of things. Yes, it is pretty difficult. Apologies for writing down difficult examples for class, but there is a reason for that, ताकि पेपर वाली चीजें आसान लगे. ओके जी. कॉमन एनालॉजी टाइप्स क्या है? नंबर 1 टाइप हमारे पास आती है डेफिनेशन. अब हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, नो आंसर्स, क्योंकि आपको तरीका समझ आ चुका है 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस वाला. समटाइम्स देयर आर 4, समटाइम्स देयर आर 5 ऑप्शंस. अच्छा जी, इसमें आता है आपका रिफ्यूज का डेफिनेशन क्या होगी? शेल्टर. टीचर का एक और क्या होगा जी? मेंटोर. तो एक्चुअली वर्ड और उसका मीनिंग. प्रिटी का क्या होगा? ब्यूटीफुल. ठीक है जी. नेक्स्ट 2 पे आ जाएगा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. किसी चीज का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक. आ जाओ साथ, आ जाओ. अच्छा, लेडी को खोल दो. ठीक है, वो इधर शोर करिए, मेरी फिर क्लास डिस्टर्ब होती है. थैंक यू. और साथ मुझे चाय और पानी भी ला दो, 1 कप चाय और पानी. राइट. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? किसी चीज का आपने कोई क्वालिटी डिस्क्राइब की. ठीक है, एथलीट है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? एजिलिटी. वो बड़ा फ्लेक्सिबल होगा, बड़ा एजाइल होगा, बड़ा ग्रेसफुल होगा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आपका जो ब्रिटिश होते हैं वो यूरोपियन होगा, उसकी क्वालिटी ट्रेट ये है. ठीक है. उसके बाद आपका जो एक्ट्रेस होंगी वो ब्यूटीफुल होंगी, ये उसकी ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है. दो इट्स नॉट एक्ट्रेस की ट्रेट होनी चाहिए गुड एक्टिंग, नॉट बीइंग ब्यूटीफुल. वो तो हम जाहिर है. ओह शूट. ओके, राइट. सॉरी मेरे, आप लोगों में से किसी के साथ होता है द वन हु इज वेरी पर्टिकुलर कि उसके खाने में कोई बाल ना निकले, उसके खाने में कोई चीज ना निकले, उसके खाने में से जरूर निकलती. लिटरली एवरी अदर टाइम मैं खाने से पहले जरूर अपनी चीजें गौर से देखती हूँ कि इसमें कोई ऐसी वो कोई बग ना हो, बाल ना हो. हमेशा मतलब 10 प्लेटें होंगी लेकिन मेरी प्लेट में से कुछ ना कुछ निकला. एग्जैक्टली है ना, ये होता है ना. वहम नहीं, लिटरली देयर इज अ फ्लाई इन माय नूडल्स. अच्छा जी, नेक्स्ट इज वो कहते होते हैं ना
वहम नहीं बच्चे, लिटरली देयर इज अ फ्लाई, आई कैन सी इट, उसके अंदर पड़ी हुई मरी हुई पड़ी है बेचारी, पक के वो ले आए उसको भी पका के साथ। खैर वो कहते होते हैं ना, वट एवर यू थिंक वो आपके एक्शंस के अंदर वही आ रहा होता है, ये प्रैक्टिकली दैट हैपेंस रियली। बाल भी अक्सर, और मैं बहुत ही ज्यादा इसके बारे में सीरियस हूँ, इस चीज के बारे में उतनी मेरे साथ होती है। अच्छा जी, क्लास एंड मेंबर। क्लास एंड मेंबर में क्या होगा जी कि एक बड़ी चीज होती है, हाँ एक बड़ी चीज है, और उसके अंदर एक छोटा मेंबर होगा उस क्लास का। जैसे कि हम अपने बायोलॉजी में पढ़ते होते थे, रेप्टाइल की क्लास है, उसके अंदर लिजर्ड होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो हर्बीवोर्स होंगे वो बड़ा क्लास है, उसका एक मेंबर क्या होगी जी, गोट होगी, ठीक है। इसी तरह कार्निवोर्स होंगे तो उसके अंदर एक टाइगर होगा, सेनेटर नहीं नहीं वो प्लेस में आएगा, मैमल्स और व्हेल आएगा, लिविंग थिंग्स में ह्यूमन आएगा। लिविंग थिंग्स तो बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है होमोसेपियंस नहीं, ह्यूमन किस कैटेगरी में थे, ओमनिवोर्स, ओमनिवोरस थे जो दोनों खाते थे, हाँ ह्यूमन मैमल्स में थे, माय बैड, मैमल्स में ह्यूमंस आ गए और ओमनिवोरस में आ गए जो फ्रूट वेजिटेबल और मीट दोनों खाते हैं, ठीक है जी। ह्यूमंस यहाँ पे आ गए। अच्छा इसी तरह ये बायोलॉजी से बाहर भी आते हैं क्लास और मेंबर्स, जैसे कि वो आपको दे देंगे फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स। फिलॉसफी जो है वो आपकी है बड़ी फील्ड, और मेटाफिजिक्स उसका छोटा पार्ट है, ठीक है जी। तो आपका क्या होता है कि उस बड़ी फिलॉसफी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें से मेटाफिजिक्स एक चीज है। इसी तरह पोएम्स जो हैं वो आपकी बड़ी कैटेगरी है, पोएम्स बहुत से टाइप्स की हैं, उसकी एक क्लास या एक टाइप जो है वो सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या है जी, आपकी वो 14 लाइंस होंगी, वो राइम करती होंगी। कुछ पोएम्स होंगी जो फ्री पोएम्स कहते हैं कि क्या, ओपन पोएम्स कहते हैं जो राइम नहीं करती। हाँ स्टोरी का एक जॉनर फिक्शन होगा, इसी तरह, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है जी। सो यू गॉट माय पॉइंट। तो एक बड़ी चीज और उसके अंदर आपकी कोई छोटा छोटा क्लास। आई एम रिमूविंग दीज, आई एम सॉरी, क्योंकि ये बार बार मुझे ना ये व्हाइट बोर्ड का ये बड़ा मसला है। had I been able to share my screen, I use that word program for my lectures, but पता नहीं इस एक क्लास में मतलब इन वाले कोऑर्डिनेटर के साथ मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। अच्छा उसके बाद आते हैं जी आपके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट। एग्जैक्ट ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, वैक्स एंड वेन। वैक्स करना किसको कहते हैं, वो वाला नहीं, एक होता है ऑल्टरनेट, इंक्रीज एंड डिक्रीज। वैक्सिंग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड वेनिंग इज गेटिंग वीकर। तो वैक्स इज स्ट्रॉन्गर, वेन इज वीकर, दीज आर टू ऑपोजिट्स, वैक्स एंड वेन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा एनार्की एंड ऑर्डर। एनार्की होती है हलचल, सब कुछ डिसरप्टेड, खराब। ऑर्डर क्या होता है, सारा कुछ सीक्वेंस मेंटेन। हाँ वैक्स करना, वो वैक्स होता है, VEX, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैक्स करने को इरिटेट करना कहते हैं। अच्छा उसके बाद है डार्क एंड लाइट। वेन होता है टू गेट वीकर, वैक्स इज टू गेट स्ट्रॉन्गर, बड़ा होना, और वेनिंग छोटा होना, कम होना, वीक होना। अच्छा जी इसके बाद आता है जी ब्लैक एंड व्हाइट, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट्स हैं, राइट। अब ये तो आसान था, एंटोनिम्स आसान है, बच्चे समझ जाते हैं। एक आते हैं जी वेरिएंट एंटोनिम्स। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आपने समझना है, और ये अक्सर औकात दे देते हैं पेपर में। लेट मी जस्ट ओपन माय कैमरा, क्योंकि ये मैं आपको एक्शन के साथ समझाऊंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक तो एंटोनिम क्या होगा कि ये मैं हूं जी, ये पोजीशन है एक बंदे की और बंदा बहुत कंफ्यूज है, ठीक है ना। दिस इज कंफ्यूज्ड स्टेट, प्लीज फॉरगिव माय ऑयली हेड, दिस इज कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, एग्जैक्ट और एंटोनिम कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट क्या होगा, ये योर शोल्डर्स बैक, you're standing confidently, maybe steeples, ठीक है जी, this is confident।
एंड हाउ इज अ पर्सन कंफ्यूज्ड? फिजिट कर रहा होगा, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा होगा, दिस इज कंफ्यूज्ड स्टेट। ठीक है जी, ये हो गया एक चीज का होना, कंफ्यूज्ड होना, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूं। और फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्फिडेंट होना। अब मैं कह रही हूं एक चीज का होना है जो कि कंफ्यूज्ड होना, अगर मैं कंफ्यूजन हटा दूं, पर मैं ऑपोजिट भी नहीं जा रही, नॉट कॉन्फिडेंट, बट वो कंफ्यूज भी नहीं है, फिजिट शिजिट नहीं कर रहा, उंगलियां ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, यूं यूं नहीं हो रहा, बस ऐसे। तो द पर्सन इज नॉट कंफ्यूज्ड, लेकिन कॉन्फिडेंट का लेवल भी अचीव नहीं किया। पर ये जो कहते हैं कंफ्यूज होने वाली स्टेट थी, ये बस रिमूव हो गई है, ये अब नहीं। उसको कहते हैं पोस्चर, कंपोज्ड, पॉइज। हम कहते हैं ना काम एंड कंपोज्ड, तो वो काम है, कंपोज्ड है, पर कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस व्हाट यू कॉल कंफ्यूज्ड, समवेयर इन द मिडिल। ठीक है, अब ब्लैक का मैंने क्या कहा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है, व्हाइट। लेकिन उसका वेरिएंट एंटोनिम मैं क्या कह दूंगी, ब्लैक का ऑपोजिट ब्राइट। ब्लैक मैं अंदाजा करूंगी अंधेरा है, अंधेरा ना होना ग्रे, या मैं कह रही हूं अंधेरा हटा दो तो ब्राइट। ठीक है ना, लेकिन नॉट एग्जैक्टली व्हाइट। तो दिस इज हाउ वेरिएंट एंटोनिम्स वर्क, कि एक चीज है और फिर वो चीज नहीं है, तो वो चीज ना होने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द वेरिएंट एंटोनिम। यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। ये अक्सर बच्चे नहीं समझ पा रहे होते जब मैं वो कर रही होती हूँ। लेट मी गो टू माय शेयरिंग। ओके जी, आई होप कि समझ आ गया होगा इस एग्जांपल के साथ। राइट, मीडियम टाइप ऑफ सिचुएशन, यस, एब्सेंस ऑफ दैट थिंग। ठीक है, जैसे अब मैं दोबारा इसके ऊपर लिख रही हूँ, एग्जांपल्स लिखते हैं। नंबर 1 इज नर्वस। नर्वसनेस को हमने रिमूव किया तो कॉन्फिडेंट होना हुआ बंदा, वो पॉइज में आ गया, कंपोज्ड हो गया, या काम है, बट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है जी, इसी तरह अब हम करते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर द एग्जैक्ट मीनिंग्स, जैसे हमने पहला डेफिनेशन किया था, एग्जैक्टली उसी तरह आता है। आपका आएगा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है जी, आंसर भी फिर वैसा ही होगा, एग्जैक्टली वेरिएंट टाइप का आंसर भी वैसा ही दिया होगा। Can silver lining phrase be placed in this variant antonym? No, बच्चे, no, 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 they won't give you these phrases and all. One word होगा, और ये GRE की word list होती है, और ये synonym मतलब एक एक word आएगा। They avoid phrases. I've seen just words. There is no difference. It's actually the same. लेकिन definition में कई दफा उसकी working को explain कर देते हैं। Synonym is just one word, exact meaning of that, but they are almost the same. They're almost the same. GRE vocab is a lot. If you learn it, 3,500 new words added to your vocab, it's more than enough. जिस तरह हमने किए थे वेरिएंट एंटोनिम्स, इस तरह अब आपके आते हैं वेरिएंट सिनोनिम्स। ठीक है जी, वेरिएंट सिनोनिम्स का एग्जैक्टली यही मतलब है जैसे एक एंटोनिम्स का था, कि वो चीज है और वो चीज का रिमूवल। मैंने कहा, एक मिनट, विल यू एक्सक्यूज मी साद। बना के दोबारा ऊपर ला दो, ये दरवाजा बंद प्लीज। पानी डाल, बस मुझे बता दो माम खराब तक। अच्छा जी, वेरिएंट सिनोनिम क्या होता है कि दे आर एक्चुअली नॉट द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, बट द मीनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। थैंक यू। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आएगा जी आपका वर्बोज एंड वर्डीनेस। अब वर्बोज किसे कहते हैं?
ये जिसकी हम कहते हैं यार इस बंदे की वर्बोसिटी चेक किए, ये जो बच्चे जीआरई की वर्ड लिस्ट याद कर लेते हैं ना, उनकी वर्बोसिटी ऑसम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे वो वर्ड्स बोलते हैं और ऐसे भी लिखते हैं कि टीचर को भी समझ नहीं आता। ठीक, तो जिस बंदे को अच्छे अच्छे बड़े बड़े खूबसूरत वर्ड्स वोकैबलरी आती है, उसको हम वर्बोसिटी कहते हैं। वर्डीनेस ऑन दी अदर हैंड क्या है? आपके बहन भाइयों में से एक बहन भाई होगा जिसकी माँ बाप सारी बातें मानते हैं, ठीक है, मेरे घर में मेरी बिल्कुल नहीं मानते, क्यों? क्योंकि मैं ठा करके सीधी बात करती हूँ, मैंने ये करना है, वो आके कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। अब जो छोटी बहन है वो कैसे करेगी? पहले पूरी कहानी, वो ऐसे हुआ था ना, ऐसे फ्रेंड्स ने प्लान बनाया, बड़ा मसला बना, ये वो करते 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 माँ बाप खुद ही कह देते हैं बेटा आपको ऐसे करना चाहिए, जो एक्चुअली मैंने डायरेक्टली पूछ लिया होता है। तो वो अच्छे तरीके से बात करने को वर्डीनेस कहते हैं, कि यार इस बंदे की लफाजी, इस बंदे की बात करने का तरीका बहुत ही औसम है, इसको लोगों को काउंसिल करना आता है, इसको लोगों को जो भी कहते हैं, जो भी वर्ड्स हैं, बस वो करने आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का घेरना आता है, अब इन दोनों का मीनिंग एक्चुअली डिफरेंट है। ये अच्छे सिनोनिम्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, और वर्डीनेस, हाँ, वर्ड्स घुमाना, बातें करना, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको एक ही कंसिडर करते हैं और हम कहते हैं अ वर्बोस पर्सन इज गुड एट वर्डीनेस, ठीक है जी। वो अच्छा बोलता है, चाहे वो वर्ड्स अच्छे बोल रहा है या वो बात अच्छी कर रहा है, आइदर वे वो अच्छा बोल रहा है। तो ये वेरिएंट सिनोनिम है कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग तो सेम नहीं है, लेकिन इनको एक ही तरीके के साथ लिया जा रहा है, जैसे कि वाइट या ब्राइट, ठीक है ना, बाहर व्हाइट लाइट है डे टाइम, या मैं कहूं बाहर ब्राइट लाइट है, इट्स द सेम। हालांकि ब्राइट का मतलब फर्क है और व्हाइट का मतलब फर्क है, या मैं लाइट कह दूं, लाइट एंड ब्राइट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, लाइट डिम भी हो सकती है। तो ये इस तरह आपके वेरिएंट सिनोनिम्स होते हैं कि दे आर टेकन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। ये बहुत ही यार टेम्पो ब्रेक करने वाला काम है। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी क्या है कि किसी चीज का ज्यादा और कम होना, वो ये वर्ड अब यहाँ पे आ गया, मैं ये कहती हल्की हल्की स्नोफॉल को कहते हैं फ्लरी, फ्लरी वर्सेस ब्लिजर्ड। इंटेंसिटी फर्क है ना, ये बहुत तेज है, ये बहुत स्लो है, तो फ्लरी एंड ब्लिजर्ड। इसी तरह शाउट एंड विस्पर, एक ही चीज है, बोलना है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत आहिस्ता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ऊंची है, राइट। नेक्स्ट इज पार्ट टू होल। पार्ट टू होल कि आधी पूरी चीज का एक हिस्सा, ऐसे आपका हाउस जो है वो होल है और उसके अंदर एक रूम जो है वो उसका पार्ट है। पिज्जा आपका होल है, जो पीस है उसका एक वो आपका पार्ट है। इसी तरह आपका और एग्जांपल्स दे दें, आर्कीपेलागोस जो हैं, ये मतलब छोटे छोटे बहुत सारे जो मिल के आइलैंड्स बनाते हैं, इसको आर्कीपेलागो के। आर्कीपेलागो और आइलैंड, एक आइलैंड उसमें से जो है उसको आइलैंड कहेंगे, बॉडी एंड आर्म, एल्बम एंड ट्रैक, एक्सीलेंट, ठीक है जी। मैं ये लिख लेती हूँ, ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये। नेक्स्ट इज कंट्री एंड प्रोविंस, गुड, या स्टेट। नेक्स्ट आता है फंक्शन, किसी चीज का फंक्शन पूछा जाएगा, जैसे कि स्कूल का फंक्शन क्या है? एजुकेशन। हॉस्पिटल का फंक्शन क्या है? ट्रीटमेंट। सेनेट का फंक्शन क्या है? लेजिस्लेशन करना। नाइफ का फंक्शन क्या है जी? कट करना। बिल्कुल गुड, ये सारे हो गए आपके, और भी दुनिया की जो चीजें हैं जिनका जो फंक्शन है डालते जाएं। अच्छा जी, आगे आता है मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, द मैनर इन विच समथिंग इज डन। मैनर में क्या आता है?
स्ट्रट एंड वॉक। स्ट्रटिंग क्या होती है? What does strut mean? लड़खड़ा के चलना? नो। स्ट्रट कहते हैं जब इंशाल्लाह आप लोग CSS पास कर लेंगे ना, उसके बाद जो आप ऐसे सीना चौड़ा करके फखर से वो जो आपका रॉड नेक में आ जाएगा और वो जो आप चलते हैं ना बच्चे, उसको कहते हैं स्ट्रटिंग। ठीक है ना? तो वॉकिंग का एक तरीका एरोगेंटली चलने को स्ट्रट कहते हैं, अकड़ के चलने। ठीक है जी। नेक्स्ट इज दिस इज अ वे ऑफ वॉकिंग। स्ट्रटिंग इज अ वे ऑफ वॉकिंग, अकड़ के चलना। इसी तरह मैं लिम्प एंड वॉक कह दूं तो ये जो आप लोग कह रहे हैं कि वो स्टम्बल करना या उस तरह लड़खड़ा के चलना, हाँ दैट इज लिम्पिंग। हाँ कोई बात नहीं, खैर ठीक है जी। लिम्प एंड वॉक या स्टम्बल एंड वॉक, आप लड़खड़ा के चल रहे हो। इसी तरह आपको मैं कहूं मम्बल एंड स्पीक। व्हाट इज मम्बलिंग? बात करने का एक तरीका है। विस्पर और शाउट तो पता है। मम्बलिंग होती है वो जो मुंह के अंदर अंदर नहीं बोलते। जब जब एक मैं आपको बेइज्जती दूं किसी एक बच्चे को, हाँ किसी बच्चे को मैं डांट करूं, तो वो पीछे से जो करते होते हैं अपने आप को बहुत कुछ समझ रही है, ये जो कहते होते हैं ना, ये हाँ ये मम्बलिंग है। ठीक है। हाँ स्नोरिंग एंड स्लीप, बड़बड़ाना। शाउट एंड स्पीक अगेन। फिर उसके बाद शाउट एंड स्पीक आपका चीख के बात करने का, अगेन दैट्स द मैनर ऑफ स्पीकिंग। शाउट करके स्पीक कर रहे हैं, विस्पर करके स्पीक कर रहे हैं, हाउ एवर यू डू। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्शन एंड सिग्निफिकेंस। एक एक्शन और उसका फायदा क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इसमें क्या होगा, आपके एक्शन एंड रिएक्शन में क्या क्या आएगा? कट, तो आगे से क्या होगा? ब्लीड। ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी क्या बनेगी? इमेज। एक्शन होगा तो उसका क्या बनेगा? रिएक्शन होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? पेन होगा तो या विंस करेंगे या क्राई करेंगे। विंस होता है आंखें वो मीचना, विंस या क्राई। ये आपके हो गए एक्शंस एंड रिएक्शंस। देन इज योर वर्कर एंड आर्टिकल क्रिएटेड। ये एक बंदा है और वो क्या चीज बनाता है, तो पोइट जो है वो क्या बनाएगा? पोएम्स और सॉनेट्स और एनी अदर टाइप्स ऑफ पोएम्स। ठीक है, पोइट्री करेगा। आर्किटेक्ट क्या बनाएगा? मैप्स या ब्लूप्रिंट्स। बिल्डिंग्स के प्लान्स बनाते हैं ना आर्किटेक्ट। गोल्डस्मिथ ज्वेलरी बनाएगा, मेसन वॉल बनाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? स्टिचेस बनाएगा, लगाएगा, सर्जरीज करेगा। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो वर्कर और उसका आर्टिकल क्रिएटेड में आ सकता है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्शन रिएक्शन है कि शीशे के आगे एक ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका इमेज बनेगा। या इसी तरह ऑब्जेक्ट एंड शैडो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसका शैडो बनेगा, मतलब रिएक्शन हो रहा है ना उसका कुछ कुछ, या इमेज बन रही है या उसके ऊपर कोई उसकी शैडो बन रहा है। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी। नेक्स्ट इज वर्कर एंड टूल। वर्कर और उसका टूल क्या है जी? नंबर 1 आता है आपका पेंटर। पेंटर का टूल क्या होगा? इन ब्रश। नेक्स्ट, कारपेंटर का टूल क्या होगा? सॉ या वाइस। ठीक है जी। सिक्कर आपके पेजेंट का मैंने बोल ही दिया। पेजेंट का क्या होगा? मजदूर जो होते हैं वो जो घास काटते हैं और जो खेती बाड़ी खेतों में जो एंड में अपनी फसल काटते हैं, वो किससे काटते हैं? नो, उसको कहते हैं द्रांटी। वुड कटर की एक्स, एग्जैक्टली। द्रांटी को कहते हैं सिकल। हाँ, इट्स कॉल्ड अ सिकल। इट्स सी शेप और उसको सिकल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इज योर वर्कर एंड हिज वर्क प्लेस। प्लेस
अच्छा, डॉक्टर की वर्क प्लेस क्या है? हॉस्पिटल। सेनेटर की वर्क प्लेस क्या है? सेनेट। इसी तरह स्कल्प्टर, कोई आर्ट का बच्चा बैठा है जो ये फाइन आर्ट कहते हैं, ये जो बनाते हैं चीजें, स्कल्प्टर जिस जगह पे अपने वो मुजस्मे बनाता है उस जगह को क्या कहते हैं? It's called a studio or an atelier. ठीक है, गुड। नेक्स्ट, लास्ट वन, टीचर कहाँ होती है जी? स्कूल में। नेक्स्ट, टूल एंड एक्शन। किसी टूल का नाम दे देंगे और उसका एक्शन पूछ लेंगे तो जी वो क्या होता है? एक ड्रिल मशीन होती है। ड्रिल क्या करती है? होल करती है या बोर करती है? हाँ। गन क्या करती है? शूट करती है। सीव जो है, छाननी, वो जो आटा छानते घर में, सीव क्या करती है? सिफ्टिंग। इट सिफ्ट्स। आटा छानने को सिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, इसके बाद आता है जी आपका नेक्स्ट वन इज द सेक्स और जेंडर। कि मेल है फीमेल है वो नाम दे के आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है? अब डॉग आपका फीमेल होती है ऑफ द स्टैग। स्टैग होता है बारहसिंगा, ठीक है? उसकी फीमेल को डॉग कहते हैं। शीप और या लैम, इसकी फीमेल को क्या कहते हैं? अच्छा, जो मुझे रियल में क्लासेस में ये बताते थे ना, इसका शीप और लैम का आंसर, अभी तो मुझे योर ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू विल बी लुकिंग एट इट और नॉट, बट इसका आंसर जिसको क्लास में आता होता था उसको मैं गिफ्ट करती थी कुछ ना कुछ, या वो चाय पियाते थे। नो, शीपीज नहीं है। It's this. How do you pronounce it? If anybody of you knows how to pronounce it. Eve, नहीं. Ew. V, नहीं. Ew भी नहीं. Evie, नहीं. It's pronounced as you. Good is ours. इसकी pronunciation है you. You नहीं है, you खाली. You is how it is pronounced. ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हॉर्स का मेयर हो गया, इसी तरह डॉग का, that's more of a abusive word, I wouldn't say it. इसी तरह और जितने भी एनिमल्स हैं उनका मेल एंड फीमेल पूछ लेते हैं। टाइगर का टाइग्रेस हो गया, एग्जैक्टली। अच्छा, बग वाली टी नहीं थी, मेरे नूडल्स में बग था, टी में नहीं है, शुक्र है। चाय में से निकलता तो वो हारिस अपना हशर देखता, उसके साथ में क्या करता। अच्छा, डक और गीज। डक और गूज जो है डिफरेंट है। गूज आर बिगर इन साइज देन अ डक। डक्स आर डिफरेंट। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये इनका जेंडर डिफरेंट नहीं है, मेल और फीमेल वाला इश्यू नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अब आता है जी एज। एज का डिफरेंस भी आता है। बाप और माँ और बेबी का नाम फर्क होता है। जैसे लायन के बेबी को क्या कहते हैं? कब। इसी तरह डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? पप या पपी। इसी तरह कैट के बेबी को कहते हैं किटन। हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं? हॉर्स, ग्रोन अप हॉर्स को वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जी स्टैलियन दे देंगे। स्टैलियन अब बड़े घोड़े को कहते हैं, जो मर्जी दे दें। इसके बेबी को क्या कहते हैं? नहीं, पोनी तो खच्चर है। पोनी इज अनदर ब्रीड ऑफ एनिमल्स जो कि गधे और घोड़े को अगर मेट कराएं उनका बेबी इज कॉल्ड पोनी, और वो बड़ा अडल्ट भी पोनी ही होता है। म्यूल इज अ गधा। अब हॉर्स का बेबी गधा तो होने से रहा। म्यूल इज अ डोंकी। हॉर्स के बेबी को कहते हैं कोल्ट। इट्स अ कोल्ट। और एक और बात, जैसे वैसे ही फॉर अ क्लास, वो फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द एग्जाम। आप लोगों में से जो लोग डोंकी और मॉन्की कहते हैं या जो डंकी और मंकी कहते हैं, स्टॉप डूइंग दैट। इट्स डोंकी एंड मंकी। हाँ, फोल भी कहते हैं, डोंकी एंड मंकी।
ठीक है ना। अच्छा, आगे आते हैं, बफलो के बेबी को क्या कहते हैं? बफलो और काऊ के बेबी को क्या कहते हैं? नहीं, कब लायन का होता है, इसके बेबी को काफ कहते हैं। हाँ, काफ इज द बेबी ऑफ अ काऊ और अ बफलो। नेक्स्ट इज योर टाइम सीक्वेंस। अच्छा जी, ये बड़ी मजेदार चीज है। टाइम सीक्वेंस का बराए मेहरबानी ख्याल करना, डक एंड डकलिंग्स, टाइम सीक्वेंस का ख्याल करना है। वो क्या करेंगे कि आपको टाइम देंगे कोरोनेशन एंड रेन। कोरोनेशन एंड रेन का क्या मतलब है? पहले आपकी ताज पोशी होगी तो आपकी रेन शुरू होगी, एक एरा शुरू होगा। अब ये किंग इतने अरसे के लिए किंग है। अगर आपको याद हो कि वो एल्सा वाली मूवी जितनों ने देखी है, तो वो उसकी प्रॉपर कोरोनेशन की सेरेमनी हो रही होती है, उसे क्राउन बना रहे होते हैं। दैट हैपेंस फर्स्ट एंड देन द रेन स्टार्ट्स, और ये कंपल्सरी कोरोनेशन। तो जी सीक्वेंस हमें पता चल गया, पहले ये होगा तो ये होगा, ठीक। इसी तरह आपको वो दे देंगे जी 5 PM एंड 9 PM, कुछ इस तरह की बात। अब आपको टाइम का पता होना चाहिए। PM इवनिंग है और AM जो है वो मॉर्निंग है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आपने अकल लड़ानी है, मोर देन सेंटेंस एंड ऑल। कुछ बच्चे ना सेंटेंस बनाने को इतना सीरियस ले लेते हैं, यकीन करें कि आगे अकल बिल्कुल लगानी ही छोड़ देते। अब मैं जो आपको जुमला देने वाली हूँ इसमें थोड़ी अकल भी लगानी, नॉट ओनली सेंटेंस थिंग, ठीक है ना। मॉर्निंग एंड इवनिंग क्वेश्चन है। The answers are, options are, number 1, day and night. Second option is dusk and dawn. Dawn होता है फजर का टाइम, dusk होता है मगरिब का टाइम। Next is 5 PM and 5 AM. Last option is night and morning. Which is the correct option? अपना आंसर एक्सप्लेन भी करते जाए, अपनी ऑप्शन के साथ बता भी दे मुझे, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए कि आपको आंसर कैसे पता चल गया। अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अच्छा जी, गुड अटेम्प्ट। मॉर्निंग, डस्क एंड डॉन। अच्छा, आप सारे रुक जाएं जरा, मुझे ताहिर बताएंगे कि ये इनका डस्क एंड डॉन ऑप्शन कैसे इन्होंने करेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन ऑप्शन चूज की है। बताएं जी, हाउ डस्क एंड डॉन? डस्क इज मगरिब का टाइम, डॉन इज फजर का टाइम। अच्छा मारिया, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू फारिस। टू वाटरी बट बता रहे हैं ताहिर आप जवाब या नहीं? शुड आई वेट और नॉट? आई थिंक नहीं बता रही। आई रियली वांट टू नो कि आपके मतलब जहन में क्या आ रहा था कि यू थॉट दिस इज द राइट ऑप्शन। मॉर्निंग स्टार्ट्स विद सनराइज एंड इवनिंग विद सनसेट। अच्छा मैम, एक्चुअली मॉर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम डस्क, नहीं, मॉर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम डॉन। फजर का टाइम जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है दैट इज डॉन, द डॉन ऑफ द मॉर्निंग। देन देयर इज अ डस्क, डस्क होता है मगरिब का टाइम, शाम के टाइम, मगरिब के टाइम को डस्क कहते हैं। ये तो एग्जैक्टली उल्टा है। अब एक बात सुनो नालायकों सारे, मॉर्निंग सुबह रोशनी,
इधर रोशनी आ रही है, इधर रोशनी जा रही है, अंधेरा। सिर्फ अकल इतनी लड़ा लेते कि रोशनी से अंधेरे पे जाओ। सारी ऑप्शंस अंधेरे से रोशनी। अंधेरा शाम के 5 हो रहे हैं, अंधेरे की तरफ जा रहा है। 5 AM इधर रोशनी है। नाइट अंधेरा, मॉर्निंग इधर रोशनी। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जहां पे रोशनी है और सेकंड पार्ट पे नाइट है। 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। टाइम सीक्वेंस, हाँ जी, यही पेपर में भी होता है। और अभी तो आप रिलैक्स बैठे हैं, फिर पेपर में ऊपर से स्ट्रेस भी मल्टीप्लाई कर ले। वो आपको मैं बताऊंगी अपने 2017 का के लोगों ने क्या खूबसूरती वो की थी। आप लोगों की ऐसी निकल जाएगी। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू विल गेट दैट ऑप्शन राइट, बट वो गलत की थी और बड़े क्या कहते हैं, वसूख से गलत की थी। एक मिनट, सॉरी, actually my mom wasn't home, I'm very hungry. अच्छा, next is spatial sequence. स्पेस के अंदर कोई चीज की ओरिएंटेशन किस तरह, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल सीक्वेंस। अच्छा, रूफ एंड फ्लोर, रूफ टॉप पे हो गया, फ्लोर नीचे हो गया, ओरिएंटेशन इस तरह होगी। हाई एंड लो हो गया, ठीक है। हिल का टॉप हो गया एंड फुट हिल हो गई, फुट ऑफ द हिल हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा जी, एनी अदर एग्जांपल्स? हाई, हाँ, जेनिथ एंड आई डोंट नो हाउ यू से इट, नादिर और नादिर, ये तो आई विल कॉल इट अ नेम। थैंक यू फॉर एडिंग इट टू माय नॉलेज, आई एम एडिंग इट इन माय एग्जांपल्स टू। ऐसी चीजें CSS वाले अक्सर दे देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज योर सिंबल। इस पे भी स्टूडेंट्स के शुगल। डव इज द सिंबल ऑफ, डव इज द सिंबल ऑफ पीस, ठीक है। रिंग इज द सिंबल ऑफ, रिंग्स आर द सिंबल ऑफ लड़कियों का मैरिज और लड़कों का आउडी, इट्स बोथ वेज। यस, शाहरुख का भी चले मैरिंग हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ही मैं कहती हूँ रिंग्स, सब लड़कियों का रिप्लाई आता है एंगेजमेंट, सारे लड़कों का रिप्लाई आता है ओलंपिक्स और वो ऑडी। तो either way you can take it as getting engaged, getting married. Rings is a sign of your cars, ring is a sign of Olympics. इसके साथ मर्जी आप कर लें, ये सब के साइन, ठीक है जी। नेक्स्ट आर द साउंड्स। कौन कौन सी आवाज निकालता है? दिस साउंड्स वेरी इजी ना, कि कौन साउंड्स कौन देगा। जस्ट वेट फॉर द पेपर। डॉग की आवाज क्या है भाई? बार्क। लायन की आवाज क्या है? रोर। गोट की आवाज क्या है? ब्लीट। हॉर्स की आवाज क्या है? नेइंग। आपने ना प्लीज सारी एक लिस्ट बना लेनी है, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स, ठीक है। 3 चीजों की आपने लिस्ट बनानी है। एक होंगे आपके मेल्स एंड फीमेल्स, दूसरी लिस्ट आपकी होगी ऑफ द फादर्स, मदर्स एंड बेबीज, ठीक है, एडल्ट्स एंड बेबीज के नेम। थर्ड आपकी लिस्ट होगी साउंड्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि इनमें से आपको कोई भी पेपर में वो दे देंगे। तो आपने एक दफा जब नजर से गुजारे होंगे ना, जब ऑप्शंस में आएगा तो यू विल नो व्हाट इज व्हाट, ठीक है, यू विल नो हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। अच्छा जी, सिंबल्स की नहीं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। वो बहुत ऑब्वियस सा कोई सिंबल देंगे, डव देंगे या कोई रिंग देंगे, ठीक है, या वो पाकिस्तानी लालटेन देंगे, अम्ब्रेला देंगे। तो ये नहीं, इस तरह नहीं देंगे, कुछ बहुत ऑब्वियस आपको देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली डव ही देंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं जी मूवमेंट। एनिमल्स की मूवमेंट्स क्या क्या है? हॉर्स की मूवमेंट को क्या कहते हैं? हॉर्स जो चलता है, भागता है, कॉल्ड गैलपिंग। हाँ, उसके बाद अगला आपका आता है जी स्नेक। स्नेक जो ऐसे एस शेप में ऐसे ऐसे मूव करते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट मूवमेंट कॉल्ड? नो, स्नेक की साउंड वाज हिसिंग। हिसिंग इज अ साउंड, वो जो आवाज निकालता है ना, दैट्स कॉल्ड हिस। क्रॉल, रिगल, स्लिदरिंग, ये तीनों इसकी चलने को कहते हैं। क्रॉलिंग से ज्यादा स्लिदरिंग एंड रिगलिंग, ठीक है जी।
इसके बाद आपका आता है जी मैन। इंसान क्या करता है? स्ट्राइड, वॉक, हमारे चलने को वॉकिंग कहते हैं ना। इंसेक्ट्स क्या करते हैं जी? क्रॉल और क्रीप। हाँ, क्रॉलिंग और क्रीपिंग ऑफ इंसेक्ट्स होती है। ये हो गया जी हमारा मटर गाश नहीं, हाँ, फ्लटरिंग ऑफ अ बटरफ्लाई, एग्जैक्टली। ये क्रॉल है, सॉरी, देयर इज अ डब्ल्यू इन हियर। अब मैं क्योंकि यहाँ पे एक काम करती हूँ, बल्कि आइडिया अच्छा है, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ वहां से गूगल, क्योंकि आपके सामने नहीं खुलेगा। CSS 2017 प्रेसी पेपर, कि बहुत ही मुश्किल पेपर हिस्ट्री का जो कंसिडर किया जा रहा है, आउट ऑफ आफ्टर 2006। 2006 वाज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, वेरी 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 डिफिकल्ट पेपर। उसके बाद कहते हैं 2017 का पेपर वाज द नेक्स्ट डिफिकल्ट पेपर दैट केम इनटू बीइंग। वो हम अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी हाउ डिफिकल्ट दैट इज। ओह, व्हेयर इज दैट? ओके, ये तो इसके आगे आ ही नहीं रहा। तो चलें हम थर्ड पे जो है ना, मैं थर्ड के बाद एक्चुअली आपको ऑप्शंस बता दूं। फर्स्ट वन इज लायन एंड रोर, जो 2017 के पूरे बैच इंक्लूडिंग द टॉपर ने रॉन्ग क्लिक किया था, क्योंकि आई कैचर्स थे इसमें। अब आप अपना जुमला बनाएं, लायन एंड रोर, द साउंड ऑफ अ लायन इज रोर। करें जी। सारी दुनिया ने ए सिलेक्ट किया था, हर बच्चे ने ए, क्योंकि आई कैचर था। अगर आपने जुमला बनाया हुआ होगा, अ lion's sound is roar, a snake's sound is slither, तो आप एकदम रुक जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो मूवमेंट थी, ये तो स्नेक के चलने का तरीका है। goat and bleat was the right option. how easy। अब मुझे बताएं इसमें कितना कुछ मुश्किल था, बट स्ट्रेस की वजह से और सेंटेंस ना बनाने की वजह से दे गॉट इट रॉन्ग। नेक्स्ट जी, शैडो एंड लाइट, बताएं जी विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ये हमारा रिएक्शन, ये रिएक्शन है ना, लाइट आएगी तो शैडो पड़ेगा, इस कैटेगरी से है एक्शन रिएक्शन। लेकिन लेकिन ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है, राइट और नॉट? तो हमारे टाइम में एफपीएससी का एक सर्कुलर निकला था कि जो शैडो और लाइट वाला क्वेश्चन है, बी और सी जिन लोगों ने किया होगा, बोथ विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। ठीक है, सिंपल एज दैट, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस मीन द सेम। दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन, लाइट आ रही है तो शैडो बन रहा है, ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज बनेगी। बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दे वर कंसिडर्ड करेक्ट। नेक्स्ट, क्लॉट एंड ब्लड जी, क्लॉट क्या होता है? हाउ डिफिकल्ट इज द वर्ड क्लॉट? कर्डल एंड मिल्क, जमना, खून थोड़ी देर बाद पड़ा रहेगा तो वो जम जाएगा, इंक पड़ी रहेगी तो वो वाटर बन जाएगी, नो। मिल्क पड़ा होगा तो वो कर्डल हो जाएगा, यस। कैम्फर पड़ा होगा तो वो वेपराइज होगा, वैसे तो सी भी ठीक है। कैम्फर जो है, जो कि अक्सर वो बॉडीज के करीब, डेड बॉडीज के करीब रखते हैं फॉर गुड फ्रेग्रेंस, वो वेपराइज तो होता है। हाँ, व्हाई नॉट सी? आप लोगों ने सी क्यों नहीं कहा? हाँ, एग्जैक्टली, सॉरी आई एम ईटिंग। देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म, ये लिक्विड से जम रहा है, ये सॉलिड से वेपर हो रहा है, लिक्विड से जम सिर्फ दूध ही रहा है, मिल्क इज कर्डलिंग, एग्जैक्टली इसको सिंक कर रही है बी ऑप्शन। तो जी ये हो गई बात खत्म, मसला खत्म। अगले मैं लगाती हूँ जी 3 और
हम लोग 3-3 कर लेते हैं ना, ताकि अच्छा। और इसमें मजे की बात ये होने के साथ साथ ऑप्शन भी है कि आपने 7 में से 8 में से 5 करने हैं। मतलब यार मैं कहती हूँ लिटरली तौर पे कि फिर बिना बच्चा पास करे ना, तो फिर क्या ही बंदा करे उनके साथ। चले इसको रिमूव कर देते, ये विल डू इट विद द नेक्स्ट वन। फियरफुल एंड कावर, एक डरपोक आदमी डरता है। दीज आर वेरिएंट सिनोनिम्स, ठीक है। हालांकि कावर्ड होना कुछ और है, फियरफुल होना कुछ और है, लेकिन ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही उसमें लिए जाते हैं। हाँ, एरोगेंट एंड स्ट्रट, दीज आर द सिनोनिम्स। तो अब एक हम्बल बंदा शो ऑफ होगा, बोस्ट करेगा, कभी नहीं। एक वीक बंदा एक्सरसाइज करेगा, वैसे तो कर सकता है लेकिन मतलब प्रैक्टिकली नो। एक वाइज बंदा डिस्प्यूट्स करेगा, लड़ाइयां, ये सब ऑपोजिट्स हैं। ओनली वेरिएंट सिनोनिम इज एरोगेंट एंड स्ट्रट, ठीक है। एक्सपेडाइट एंड हैसन, ये भी अगेन दीज आर सिनोनिम्स। एक्सपेडाइट करते हैं जल्दी जल्दी करना, किसी चीज को मटीरियलाइज करना, और हैसन करना जल्दी कराना, ठीक है। अब कॉन्स्क्रिप्ट एंड राइट डाउन, कॉन्स्क्रिप्ट क्या होता है? एक मिलिट्री के एनरोलमेंट होती है सर्विस के अंदर, तो यूजली यू राइट इट डाउन। डाइव एंड मेक हार्डर, डाइवर का हार्डर के साथ क्या ताल्लुक? सेटायराइज एंड प्रेज, किसी के सटायर, किसी को ताने मार के सार्केस्टिकली तारीफ करना। सी इज द राइट आंसर, टू फैसिलिटेट, टू मेक इजीएस्ट। अच्छा जी, ये बहुत मुश्किल सीएसएस के पेपर के ये गुजर गए। आगे हम आते हैं जी, 2 और करते हैं। ये अभी तक 2017 का ही पेपर चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे आती हैं ऑप्शंस। वुड एंड फर्नीचर, जी चारों ऑप्शंस में से विच इज द करेक्ट ऑप्शन? You sure? अच्छा, मेरा भी ये पे ही होता है कि व्हाई नॉट इट। वुड से फर्नीचर बनता है, फादर से चाइल्ड नहीं बनता, कि बनता है? नॉन लिविंग, एग्जैक्टली। These are living people, this is non living। और ये काटे हुए हैं, और उस बेचारे को काट कूट के वो डिजाइनिंग करके, तो ये तो इस तरीके से नहीं बन रहे। रिलेशन फर्क, ठीक है। ट्री एंड सीडलिंग, रॉन्ग, ये सीक्वेंस उल्टा है। सीडलिंग से ट्री बनता है, ट्री से सीडलिंग नहीं बनता। सॉइल एंड क्ले, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रखी थी जिसमें 34 नंबर भी लिए थे, तो आई कैन अश्योर यू विद सर्टेनिटी कि ये 2 बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। हाँ जी, इट इज नॉट। इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर मिनरल्स फर्क हैं, इसके पार्टिकल्स की स्पेसिंग फर्क है, इसके अंदर ओ माय गॉड मुझे गुस्सा चढ़ गया, 34 नंबर याद आ गए। ये 2 बहुत ही जमीन और आसमान की डिफरेंट चीजें हैं। देयर नॉट, हाँ, देयर कंपोजिशन इज वेरी डिफरेंट, तो ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। लास्ट चीज रह गई, स्टोन से स्कल्पचर बनता है, यस। इसकी डिजाइनिंग वुड से डिजाइन करके फर्नीचर बनाते हैं, स्टोन को डिजाइन करके स्कल्पचर बनाते हैं, यस। दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सर्जन एंड डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है जी? आर्टफुल, एक बेहतरीन तरीके से किसी काम को करना। अब ये बहुत मुश्किल ऑप्शन आई है जी, बताएं। अच्छा, सर्जन और डेक्स्ट्रस का रिलेशन क्या है? सर्जन के काम करने का तरीका डेक्स्ट्रस है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को एक्ट्रेस और ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ब्यूटीफुल होना उसके काम के साथ रिलेटेड नहीं है। काम एक्ट्रेस का गुड एक्टिंग है। दिस इज एन आई कैचर। ब्यूटीफुल तो वो शक्ल से बाय चांस है ना, वैसे ही है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, ऑफ अ सर्जन, कि वो आर्टफुल होना चाहिए, वो डेक्स्ट्रस एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके तरीका आना चाहिए।
तो एक्ट्रेस को ब्यूटीफुल होने का तरीका तो नहीं हो सकता ना। एक्रोबैट की एजिलिटी, ये मैं आपको बताती हूँ। 2007 और 8 ये मुझे इसलिए इसका ये ऑप्शन पता थी, आप लोगों को शायद हो सकता है कि ना पता हो, तो दैट्स टोटली ओके। जिमनास्टिक्स के हमारे चैंपियनशिप, ऑल पाकिस्तान चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा था, वो एंड में मार्क्स अनाउंस करते हैं और .2 से आई गॉट इन ऑल पाकिस्तान बेस्ट जिमनास्ट चैंपियन टाइटल इन 2007 एंड 8। उस टाइम पे मुझे पहली दफा पता चला, वो मार्क्स अनाउंस करते हुए दे गेव मार्क्स फॉर एजिलिटी, कि आप जब कार्ट व्हील करते हैं, आपने एक फ्लिप किया हवा के अंदर, आप वापस जमीन पे आए, और अगर आपके पाँव की आवाज आती थी डब, आपके नंबर कट जाते। तो एन एक्रोबैट और जिमनास्ट हैज टू बी वेरी एजाइल, और इतना ग्रेसफुली उसने लैंड करना होता था कि आवाज भी नहीं आनी चाहिए। और आप देखें ना लगा के जरा इंटरनेशनल, तो वो कैसे फ्लिप्स के बाद इतने हवा की तरह जैसे फेदर जमीन पे आते, दे विल स्टैंड। ऑफ कोर्स वो लेवल तो नहीं था। I can't dance, I cannot, I have tried my best to dance, but वो मेरे डांस का मजाक है कि that's a military dance, वो कहते हैं ये वाला मत ही करो, तो वो मैं इतना अकड़ के वो करती हूँ, और दुनिया की कोई क्या कहते हैं ताकत मुझे डांस नहीं करा सकी। हालांकि दोस्तों ने बहुत ट्राई किया, बट आई couldn't। अच्छा जी, तो डांसिंग इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डू एट ऑल। फिर भी वर्कआउट है। द लास्ट वन इज लेचर एंड लस्ट। लेचर कहते हैं जी गंदा आदमी, वुमनाइजर, और लस्ट भी होती है एक नेगेटिव सी लस्ट होती है। अब लस्ट ऑफ विमेन भी हो सकती है, लस्ट ऑफ मनी, पैसे की, किसी भी चीज की लस्ट हो सकती है। दीज आर अगेन वेरिएंट सिनोनिम्स जी। बाकी सारी चीजें आपस में है ही नहीं मैच। बी इज द राइट ऑप्शन, ग्लटन एंड ग्रीड। ठीक है जी, ये थी 2017 की, जिसमें सवाल था कि 8 में से आपने 5 करनी है। आपको कुछ नहीं भी आ रही ना, तो दैट्स ओके, 3 आप इनमें से मिस भी करा सकते। इन आसान 3 में से भी 3 की ऑप्शन थी, तो एजिलिटी वाला छोड़ दो, फलाने जो नहीं आ रहा उसका छोड़ भी दो। समझ आ गई? तो ये है लेवल CSS के एनालॉजीज का, और यही होगा अगर आपको भी आए। ये इसलिए करानी जरूरी है क्योंकि पिछले कई सालों से नहीं आई, अब एक्सपेक्टेड है किसी भी साल दे देंगे। ये गेम की तरह करनी है, इसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। प्रैक्टिस करें, हाफिज की बुक में एक्सरसाइजेस दी हैं, इंटरनेट पे सर्च करें, एनालॉजी एक्सरसाइजेस आ जाएंगी। और CSS की एनालिसिस का भी मैं आपके आगे, हमने CSS का पेपर सॉल्व किया, लेकिन क्यों बच्चे गलत कर जाते हैं? क्योंकि उन्होंने लेक्चर नहीं लिया होता, उन्हें तरीका नहीं पता होता, उन्हें ये क्लासेस नहीं पता होती कि किस में डिवाइड करना है, रिलेशन क्या क्या आएगा। Now that you've been through this lecture, inshallah you'll be able to ace it. That's all for analogies. जी बेटा जी, पूछें अब्दुल्ला। अगर आपको ऑप्शंस में क्रॉल आया होगा तो क्रॉल वो अब उसने आपको उस हिसाब से दिया होगा ना। अगर बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, उसने ऊपर लिखा हुआ है लायन, अच्छा क्वेश्चन है हॉर्स और गैलप, नीचे लिखा हुआ है स्पैरो चर्पिंग, स्नेक का हिसिंग, गोट एंड ब्लीट, और एक ऑप्शन लिखी हुई है स्नेक एंड क्रॉल। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी स्नेक एंड क्रॉल विदाउट शैडो ऑफ डाउट। बाकी सारी आवाजें हैं, एक ही चलने का तरीका है, उसने कौन सा भी वर्ड यूज करके स्नेक का चलना बताया हुआ है, तो टिक दैट। अगर इससे कोई बेहतर ना हो ऑप्शन, सही हो गया। तो जी दैट्स ऑल, लेट्स कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह अल्लाह के हवाले अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट, ठीक है जी। और उसके बाद हमारी होगी पंक्चुएशन, बल्कि नेक्स्ट टाइम हम पंक्चुएशन करेंगे, फिर हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर हम करेंगे करेक्शंस और फिर ट्रांसलेशन। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह के हवाले।